एपिसोड 653। उन सब ने खामोशी से हाथ बांधकर सर झुका लिया। जब तक मालिका सवाल न करती, उनमें से कोई जबान हिलाने की जरूरत न करता। वो बोली, कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में आता है। अभी वो मुझे माली तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। आइंदा न जाने उसके हाथों और कैसे कैसे नुकसानात उठाऊंगी। इससे पहले मैं हिफाजती इक़दामात करना चाहती हूँ, और इससे भी पहले ये मालूम करना चाहती हूँ तुम लोग टेलीपैथी जानने वाले से किस तरह महफूज रह सकते हो। जब तक तुम अपनी हिफाजत नहीं करोगे, मेरी हिफाजत भी नहीं कर सकोगे। मादाम ने उनसे सवाल किया था, वो जवाब देने वाले थे। अचानक बूढ़े जासूस ने हाथ उठाकर अपने जासूस साथियों को खामोश रहने का इशारा किया। आगे बढ़कर एक कागज पर लिखा, मादाम, हमारा पहला हिफाजती इक़दाम यही है कि आज से हम तमाम जासूस गूंगे बन जाएं और आपके हर सवाल का तहरीरी जवाब दें, क्योंकि टेलीपैथी जानने वाला अपने मुकाबिल की आंखों में झांक कर या उसकी आवाज़ और लबो लहजे को सुनकर दिमाग में पहुंचता है। हम गूंगे रहेंगे और आंखों पर लेंसेस चढ़ाएंगे तो वो हमारे दिमागों में कभी नहीं आ सकेगा। उसने वो तहरीर मादाम को पेश की। वो उसे पढ़कर बोली, मुझे खुशी है तुमने बर वक्त हिफाजती इक़दाम किया है। क्या तुम मुझे किसी तरह उसकी टेलीपैथी से महफूज रख सकते हो? उसने वो तहरीर मादाम से लेकर अपने साथियों को पढ़ने के लिए दी ताकि वो भी गूंगे बन जाएं। फिर उसने दूसरे कागज़ पर लिखा, किसी की ख्यालखानी से बचने के लिए दिमाग का बहुत ज़्यादा हसास होना बहुत ही ज़रूरी है। माशाअल्लाह, आप जिस्मानी और दिमागी तौर पर काफ़ी सेहतमंद हैं कि आप पराई सोच की लहरों को महसूस करती हैं। हाँ, मैं बेचैनी से महसूस करती हूँ, अब भी कर रही हूँ। उसने लिखा, आप फ़ौरन सांस रोक लें। उसने सांस रोकी। मैं उसके दिमाग से निकल गया। अगर मैं चाहता तो सुल्ताना की ज़बान से हुक्म देता कि कोई गूंगा बनकर नहीं रहेगा, फिर वो टेलीपैथी का शिकार हो जाना मंजूर कर लेते। लेकिन मादाम के हुक्म से इनकार ना करते, फ़ौरन बोल पड़ते। मगर मैंने जानबूझकर ढील दी। मैं इस मगरूर औरत को हर तरह बचाव का मौका देकर ये साबित करना चाहता था कि वो फौलाद के हिफाजती किले में बैठकर भी मुझसे बरतर नहीं रहेगी। एक न एक दिन उसे किसी मर्द के ताबे होना पड़ेगा। मैंने वफादारों के पास आकर देखा। उन्होंने बड़ी दयानतदारी से वो अटैची लाकर पारस के हवाले कर दिया था। मैंने कहा, वो अटैची वफादारों को वापस करके उन्हें ताकीद करो। इसे ऐसी जगह छुपा दिया जाए जहां तलाश करने वाले भी ना पहुंच सकें। पापा हमारे मामलात ही कुछ कम परेशान कुन नहीं थे। आप अब मादाम सुल्ताना अफंदी को एक नया मसला बना रहे हैं। क्या उससे छेड़छाड़ करना ज़रूरी है? मैंने कहा, इस जजीरे में सुपर मास्टर और तंजीम वाले एजेंटों से निमटने के लिए हमें भी वफादारों की ज़रूरत थी, और दूसरों को वफादार बनाए रखने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की ज़रूरत पड़ती है। सुल्ताना निहायती मगरूर और बेरहम औरत है। वो गरीबों और हाजतमंदों से वहशियाना सलूक करती है। उन्हें तरह तरह से अजियतें पहुंचाती है, फिर उन्हें कुछ रकम देती है। जिस दौलत के बल पर वो ऐसे मजालिम ढाती है, मैं वही दौलत उससे हासिल करके अपने ज़रूरतमंद वफादारों को दे रहा हूँ। क्या आप जोजो के लिए कुछ कर रहे हैं? इंशाअल्लाह वो आज रात यहाँ से रवाना हो जाएगी। आपने वादा किया है, आप भी जाएंगे? हाँ, मगर मैं कहीं और जाऊंगा। जोजो की रवानगी के बाद तुम्हारे मामलात से अलग हो जाऊंगा। मैं उससे बातें करने के बाद फिर सुल्ताना के पास पहुंचा। उसने सांस रोक ली। मैं उसके पर्सनल सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी और खुश होकर उस बूढ़े जासूस से कह रही थी, अभी वो आया था, मैंने सांस रोकी तो चला गया। मैं अपने अंदर उसे महसूस नहीं कर रही हूँ। तुमने मुझे महफूज रहने की बहुत अच्छी तदबीर बताई है। मैं आज से तुम्हें अपना ख़ास बॉडीगार्ड मुकर्रर करती हूँ। सेक्रेटरी जासूस जवाद को $25,000 इनाम दो। बूढ़े जासूस जवाद ने झुककर सलाम किया। फिर एक कागज़ पर लिखा, ख्यालखानी करने वाले से महफूज रहने की एक और तदबीर है। अगर कोई तनवीमी अमल करने वाला आपको मामूला बनाकर आपके दिमाग को हसास रहने का हुक्म दे, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते या 1 माह तक टेलीपैथी के हमलों से महफूज रहेंगी। कोई आपको नींद की हालत में भी ट्रैप नहीं कर सकेगा। सुल्ताना ने वो तहरीर पढ़कर कुछ सोचते हुए कहा, ये तदबीर वाकई उम्दा है, लेकिन मैं तनवीमी अमल के ज़रिए भी किसी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। कोई मुझे अपनी मामूला बनाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई और तदबीर सोच कर बताओ। उसने फिर लिखा, एक आखिरी तदबीर यही है कि आप सुबह शाम योगा की मशक़ें करें और हर दूसरे तीसरे दिन सांस रोकने का वक्त बढ़ाती जाएं। अगर आप 5 मिनट भी सांस रोकने की आदी हो जाएंगी तो आपको किसी की टेलीपैथी से कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, ये माकूल तदबीर है, मैं इस पर अमल करूंगी।
अब तुम्हें यह मालूम करना है कि फरात इस जजीरे में मौजूद है या नहीं। आज ख्याल खानी के जरिए मेरे हीरे जवाहरात चुराए गए हैं। नकद रकम मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ की चोरी हो चुकी है। इतनी दौलत इतनी जल्दी जजीरे से बाहर नहीं जा सकेगी। अगर फरात यहाँ नहीं है तो मालूम करो इतना माल कहाँ छुपा कर रखा गया है। उसने किसी को अपना आलाकार जरूर बनाया होगा। तुम लोग माइटी पाशा को अच्छी तरह जानते हो। पता चला है फरात से उसकी शनासाई है। वो सिटिंग रूम में मौजूद है। उससे कुछ उगलवाने की कोशिश करो। मैं पाशा के पास आ गया। उसने बेख्तियार सांस रोक ली। चूंकि वो अपनी गिरफ्तारी से परेशान था और कई घंटों से मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए सांस लेते हुए बोला, आपने तो कहा था मेरे दिमाग में नहीं आएंगे। मैं कैसे यकीन करूं कि आप हैं? क्योंकि तुम्हारे साथ कोड वर्ड्स मुकर्रर नहीं हुए थे, लिहाजा तुम्हारी तसल्ली के लिए कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो दुश्मन ख्यालखानी करने वालों के इल्म में नहीं है। मैं तुम्हारे मातहत के जरिए तुमसे बातें करता था। तुमने मादाम के मातहत से ब्रीफ केस लेते हुए कोड वर्ड्स में कहा था, दौलत सिर्फ मौत के बाद पीछा नहीं छोड़ती, जिंदगी में भी साथ छोड़ देती है। उसने कहा, बस फरहाद साहब, मुझे यकीन हो गया है। खुदा का शुक्र है आप आ गए। मैं इस जल्लाद औरत की कैद में हूं। आप ही मुझे यहां से निकाल सकते हैं। मैंने कहा, यहां तुमसे पूछगछ होगी। तुम कभी ख्यालखानी के जरिए होने वाली चोरी का एतराफ़ न करना। सिर्फ ये बयान देना कि तुम फरात के बच्चों के मुहाफिज हो, इसलिए हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता है। मैं यही बयान दूंगा, लेकिन वो हकीकत उगलवाने के लिए मुझ पर जुल्म करेगी। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम पर आंच नहीं आएगी। जासूस जवाद एक शख्स के साथ उस कमरे में आया। उस शख्स ने कहा, पाशा खड़े हो जाओ, मादाम तशरीफ ला रही हैं। वो उठकर खड़ा हो गया। उस दरवाजे की तरफ देखने लगा जहां से वो दाखिल होने वाली थी, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी। चंद लम्हों और चंद मिनटों का इंतजार भी ऐसे वक्त जानलेवा होता है जब जान सूली पर लटकी हो। महल के दूर उफ्तादा हिस्से से अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। पाशा ने सहम कर कहा, फराज साहब, इन कुत्तों के मुतालिक मशहूर है कि ये इंसानी गोश्त खाते हैं। अपने दिल से खौफ निकाल दो, मैं अभी आ रहा हूं। मैं सुल्ताना के एक बॉडीगार्ड के दिमाग में पहुंचा, फिर उसे दौड़ाता हुआ सिटिंग रूम के दरवाजे तक ले आया। महल के अंदरूनी दरवाजे से सुल्ताना अफंदी दाखिल हो रही थी। उसके आगे 2 कुत्ते थे जिनकी जंजीरें वो थामे हुए थी। मेरा ख्याल है माइटी पाशा की हालत गैर हो रही होगी। मैं उसके पास नहीं जा सकता था। बॉडीगार्ड के दिमाग पर छाया हुआ था। उसे दरवाजे की आड़ में छुपा कर रोक रखा था। सुल्ताना उसे देख नहीं सकती थी। वो कमरे में आते ही पाशा को हिकारत से देखते हुए बोली, तुम्हारे जैसे बदमाश माइटी कहलाते हैं, जबकि तुम्हें कुत्ता भी नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते तुमसे ज्यादा बदमाश होते हैं। अभी जंजीरें छोड़ दूं तो तुम्हारी एक बोटी भी नजर नहीं आएगी। वो आजिज़ी से बोला, मादाम, मेरा कसूर क्या है? एक शख्स ने डांट कर कहा, यू शट अप। क्या तुम नहीं जानते कि जब तक मादाम कोई सवाल ना करें, हर हाइनस के सामने कोई जबान खोलने की जरूरत नहीं करता? आइंदा ये बात याद रखना। सुल्ताना ने पूछा, फराद कहाँ है? थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में थे, अभी आने के लिए कहकर गए हैं। क्या वो इसी जजीरे में है? वो यहाँ आने वाले थे। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो आ चुके हैं या नहीं। उससे तुम्हारी शनासाई कैसे हुई? सुपर मास्टर उनके बच्चों को मार डालना चाहता था। मैंने बच्चों की जान बचाई और अब उनकी हिफाजत कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझसे खुश हैं। और इस खुशी में वो तुम्हें लाखों डॉलर और हीरे जवाहरात दे रहा है। ये आप क्या फरमा रही हैं? मैंने उनसे दोस्ती की है और दोस्ती में मुआवजा नहीं लिया जाता। बकवास मत करो। मैं सिर्फ 3 गिनती हूं। इतनी देर में तुमने चोरी के माल की निशानदेही नहीं की तो कुत्ते छोड़ दूंगी। 1, मैं सच कहता हूं, मेरे पास चोरी का माल नहीं है। 2, 3। वो बड़ी जालिम औरत थी। उसने 3 कहते ही जंजीरें छोड़ दी। कुत्ते खौफनाक गुर्राहट के साथ यूं पाशा की तरफ लपके जैसे बहुत दिनों बाद इंसानी गोश्त मिल रहा हो, लेकिन वो महज लपक कर रह गए। ठाई ठाई की आवाज के साथ 2 गोलियां चलीं। दोनों फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। बॉडीगार्ड ने कमरे में दाखिल होकर रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, खबरदार, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे। सुल्ताना अफंदी ने चीख कर कहा, तुम मेरा नमक खाते हो और मुझ पर रिवॉल्वर तान रहे हो। ये जानते हो ये कुत्ते तुम जैसे कुत्तों से ज्यादा महंगे थे और तुमने इन्हें गोली मार दी। बॉडीगार्ड ने कहा, इस वक्त तेरे सामने तेरा नमकखार बॉडीगार्ड नहीं, फरहाद अली तैमूर है। फरहाद? उसने बेयकीनी से कहा, तुम मेरे गुलाम की जबान से बोल रहे हो? हाँ, मैंने तेरे जैसी कुतिया पहली बार देखी है जो अपने कुत्तों को बेकसूर इंसानों का गोश्त खिलाती है। यू शट अप। वो हलक फाड़ कर चीखती हुई बोली,
कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलता। और तूने मुझे कुतिया कहा? बुलाओ तमाम बॉडीगार्ड्स को, इसे गोलियों से छलनी कर दो। नहीं नहीं, इसे जंजीरों से जकड़ दो। मैं इसे ठोकरें मारूंगी, मैं इस पर थूकूंगी। वो शदीद गुस्से में चीखते वक्त मुझे अपने दिमाग में महसूस ना कर सकी। बात पूरी करते ही जब उसने बेचैनी सी महसूस की तो मैंने सांस रोकने से पहले ही दिमागी झटका पहुंचाया। वो चीख मारकर लड़खड़ाती हुई दीवार से टकराई, फिर फर्श पर गिर पड़ी। उसके गुलाम उसे संभालने के लिए लपके। मैंने दूसरा झटका पहुंचाया। वो तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगी। दोनों हाथों से सर को थामकर यूं एड़ियां रगड़ने लगी जैसे दम निकल रहा हो। इस महल के लोग बहुत मुस्तैद थे। फौरन ही महल के डॉक्टर को ले आए थे। मादाम को सहारा देकर सोफे पर बिठाया गया था। डॉक्टर पूछ रहा था, मादाम प्लीज अपनी तकलीफ बताएं। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, मेरा सर फोड़े की तरह दुख रहा है, मेरे सर की तकलीफ फौरन दूर करो। मैंने डॉक्टर के जरिए आसाब शिकन दवा का एक इंजेक्शन तैयार किया। फिर सिरिंज की नोक उसके बाजू में पेवस्त करके वो दवा उसकी रगों में पहुंचा दी। वो थोड़ी देर तक आंखें बंद किए बैठी रही। दिमागी तकलीफ कदरे कम हो गई थी। उसने आंखें खोलकर देखा। उसके हुक्म के मुताबिक बेचारे बॉडीगार्ड को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। मैंने कहा, सुल्ताना, तू मुझे जंजीरों में जकड़कर ठोकरें मारना चाहती थी, मुझ पर थूकना चाहती थी, लेकिन मैं तो तेरे अंदर हूं। मुझ पर थूकने के लिए अपने आप पर थूकना होगा। उसने सांस रोकने की नाकाम कोशिश की। मैंने कहा, मैं तेरे महल के एक एक फर्द के अंदर पहुंच सकता हूं। मैंने तेरे डॉक्टर के जरिए तेरे आसाब को कमजोर बना दिया है। तू सांस नहीं रोक सकेगी, और जिसने तुझे सांस रोकने की तदबीर समझाई है, मैं उसके दिमाग में भी पहुंच सकता हूं। ये देख। मैंने बॉडीगार्ड के अंदर पहुंचकर उसकी जंजीरों वाला हाथ जोर से जासूस जव्वाद के मुंह पर मारा। वो चीखता हुआ पीछे गया। दूसरे मुसल्ला अफराद ने बॉडीगार्ड को चारों तरफ से घेर लिया। मेरा काम बन गया। आहनी जंजीर मुंह पर लगने से जव्वाद बुरी तरह जख्मी हुआ था। बेख्तियार उसने बॉडीगार्ड को चैलेंज किया। मैंने उसके दिमाग को झटका पहुंचाकर उसे मादाम के पास पहुंचा दिया। फिर उसकी जबान से कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूं। अगर ये जासूस मार खाकर बेख्तियार ना बोलता और मोहतात रहना चाहता तो मैं तेरे किसी बॉडीगार्ड के जरिए से गोली मारकर जख्मी कर देता। अब बता, तेरे महल में तेरा कौन मुहाफिज रह गया है? वहां खामोशी छा गई। इस महल में मादाम सुल्ताना अफंदी का खौफ छाया रहता था। आज टेलीपैथी की दहशत तारी थी। जासूस जव्वाद ने पूछा, मिस्टर फरहाद, आप खामखा हमारी मादाम के दुश्मन क्यों बन गए हैं? मैंने कहा, यही सवाल मैं करता हूं। माइटी पाशा का कोई जुर्म साबित किए बगैर क्यों दुश्मनी की जा रही है? ये मेरे बच्चों का मुहाफिज है, मेरा मोहसिन है। इस पर कुत्ते क्यों छोड़े गए? महल से तकरीबन $1 करोड़ ख्याल खानी के जरिए चुराए गए हैं। आप बुरा न माने, शुबा आप पर ही हो सकता है। मैं अभी तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पाशा पर कुत्ते क्यों छोड़े गए? जव्वाद ने परेशान होकर अपनी मादाम को देखा। वह बोली, इस जजीरे पर मेरी हुकूमत है। मुझे जिस पर गुस्सा आता है मैं उसे कुत्तों से नुचवा देती हूँ। तू जजीरे पर हुकूमत करती है, मैं तेरे दिमाग पर हुकूमत कर रहा हूँ। मेरी हुक्मरानी से इनकार करेगी तो तुझे तेरे ही कुत्तों से नुचवा दूंगा। तू घुड़सवारी करती है, गरीबों और मोहताजों को पोलो स्टिक से मार मार कर लहूलहान करती है, फिर उनके सामने कुछ सिक्के फेंक देती है। जिस दौलत के गुरूर में तू ऐसा करती है, मैं वो दौलत यहां से ट्रांसफर कर रहा हूं। बहुत जल्द तुझे कंगाल बना दूंगा, फिर घोड़े पर बैठकर हाथ में पोलो स्टिक लेकर तुझे मारते मारते लहूलहान करके पूछूंगा, बोल मोहताज औरत, तुझे कितनी रकम की जरूरत है? वो चीख कर बोली, तू ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा होने से पहले मैं जान दे दूंगी। तू अपनी मौत से पहले नहीं मरेगी। यकीन ना हो तो खुदकुशी की कोशिश करके देख ले। तू मर्द नहीं है, मर्द औरत को फतह करता है, उसके दिमाग को कमजोर नहीं बनाता। अगर मर्द है तो सामने आ। ये टेलीपैथी का हथियार क्या इस्तेमाल करता है? अपने बाजू इस्तेमाल कर। हमारी दुनिया में लोग ताकत के बल पर गालिब आते हैं। किसी के पास जिस्मानी कुव्वत होती है, किसी के पास दिमागी तवानाई, किसी के पास हथियारों का जोर होता है, किसी के पास दौलत की बेपनाह ताकत होती है। तेरे पास दौलत है, मेरे पास टेलीपैथी है। अगर हम अपनी अपनी ताकत से खाली हो जाएंगे तो सारे झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। हम दोनों आम इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। मैं तेरे कहने के मुताबिक टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा। तू अपनी दौलत इस्तेमाल ना कर। सब कुछ छोड़कर महल से बाहर आ जा। मैं उस रब्बुल इज्जत की कसम खाता हूं जिसने मुझे इज्जत दी, मैं तेरे दिमाग में कभी नहीं आऊंगा। और तू देखेगी खुदा तुझे इस महल से ज्यादा इज्जत देगा
क्योंकि यहाँ खौफ व दहशत के बाइस तुझे जबरन इज्जत दी जाती है। महल से बाहर तेरा किरदार अच्छा होगा तो लोग राजी खुशी सर आंखों पर बिठाएंगे। क्या मेरी बात तेरे पल्ले पड़ रही है? क्या तू मुझे नादान औरत समझता है? क्या मैं तेरी नसीहत सुनकर अरबों डॉलर से महरूम हो जाऊंगी और ये महल छोड़ दूंगी? क्या तू मुझे अहमक समझती है कि मैं टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा और एक कमज़ोर आदमी की तरह तेरी पोलो स्टिक की मार खाने आ जाऊंगा? मुझसे गलती हुई कि मैंने तुझे अच्छी बातें बताईं। मुझे ये समझ लेना चाहिए था कि तू कुत्तों के साथ रहती है, तेरी दुम भी टेढ़ी ही होगी। वो तौहीन के एहसास से तिलमिला रही थी। गुस्से से कुछ कहने के लिए उठना चाहती थी, लेकिन चकरा कर बैठ गई। दवा अपना असर दिखा रही थी। आसाब कमजोर हो चुके थे। ऐसी हालत में भी वो गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, तुम सब यहां क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ, दफा हो जाओ। तुम में से कोई मेरे काम नहीं आ सकता। जाओ यहां से। मगर याद रखो, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है इसका जिक्र बाहर ना करना, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब वहां से जाने लगे। मैंने कहा, रुक जाओ। मादाम का हुक्म सुनने के बाद कोई वहां रुकने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मैंने सुल्ताना की जबान से कहा, रुक जाओ, माइटी पाशा को इज्जत से ले जाओ और आराम से इसकी रिहाइशगाह तक पहुंचा दो। पाशा शुक्रिया अदा करके उनके साथ चला गया। वो तन्हा बैठी रह गई। मैंने कहा, तेरे आसाब कमज़ोर हैं, तू मुझे अपने अंदर महसूस नहीं कर सकती। कोई तेरी इजाज़त के बगैर महल के अंदर दाखिल नहीं होता। तेरी ख्वाबगाह तक जाने की जुर्रत करने वाला चीतों का लुक़मा बन जाता है। तू कितनी रोब और दबदबे वाली है, और तू कितनी मामूली औरत है कि मैं इजाज़त के बगैर तेरे अंदर मौजूद हूँ। जब चाहूँगा आऊँगा और जाऊँगा, और तेरे साथ जो सलूक चाहूँगा करूँगा। क्या तू मुझे रोक सकेगी? अगर नहीं तो फिर मान ले, दुनिया की हर ताकत को सवाल आता है। वो कहने लगी, तू भी मान ले, ताकतवर उसे कहते हैं जो झुकने से पहले खुद को फना कर दे, ताकि उसकी दास्तान में सवाल का जिक्र ना आए और ताकत की इंतहा पर वो दास्तान तमाम हो जाए। तू मुझे हर तरह से कमज़ोर बनाकर आजमा ले, मैं तेरे सामने झुकने से पहले टूट जाऊंगी। मैं मानता हूं तू ऐसी ही ज़बरदस्त औरत है। तू भी तस्लीम कर लेगी कि मैं तुझे टूटने और फना होने का मौका नहीं दूंगा। तेरी दास्तान में ज़वाल का जिक्र आएगा, ताकि ताकत के नशे में चूर रहने वालों को इबरत हासिल हो। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक पर्सनल सेक्रेटरी को तलब किया। फिर कहा, मैं आज रात के 10 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए पेरिस जाऊंगी। मेरे साथ बूढ़ी खात्मा, एक नौजवान लड़की और 2 बॉडीगार्ड्स होंगे। खात्मा मेरी अपनी होगी, बाकी एक जवान लड़की और बॉडीगार्ड्स बाहर से आएंगे और फ्लाइंग क्लब में मुझसे मिलेंगे। इस सफ़र के सिलसिले में ज़रूरी कागजात तैयार करके रखो। वो हुक्म की तामीर के लिए चला गया। सुल्ताना ये सब कुछ बोलती रही थी, लेकिन अंदर से परेशान थी कि क्यों ऐसा हुक्म दे रही है। वो अपनी ज़बान बंद रखना चाहती थी, मगर ज़बान बेख्तियार चल रही थी। सेक्रेटरी के जाने के बाद मैंने कहा, इसीलिए औरतों को समझाया जाता है, ज़्यादा ना बोलो। अब देख, तू बेख्तियार बोलती जा रही थी। हाँ, मैं बेख्तियार हो गई हूँ, मगर आखिरी सांस तक हौसला हारने वाली औरत नहीं हूँ। तू मुझे पेरिस क्यों भेजना चाहता है? मेरा एक ज़रूरी काम है जो तुझसे ही हो सकता है। क्या एक औरत से ज़बरदस्ती तेरे शायाने शान है? तू खुद को एक नॉर्मल और सीधी सादी औरत साबित कर दे, मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। मैं बहस नहीं करना चाहती। फिलहाल खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ रही हूँ, मगर याद रख, मैं नागन हूँ, मौका मिलते ही डस लूंगी। मैं याद रखूंगा। चल उठ जा। वो उठकर खड़ी हो गई। वो इतनी सीधी नहीं थी कि मेरे कहने से उठ जाती। उसे टेलीपैथी ने उठाया था। वो अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर रही थी। तमाम कनीज़ें, गुलाम और मुसल्ला गार्ड झुक कर सलाम कर रहे थे। उसने मखसूस रिहायशी हिस्से में आकर आनी सलाखों वाले दरवाजे को मुकफ़िल किया। चीते भाग कर उसके पास आ गए। नर उसके पांव चाट रहा था। मादा अपने अगले पंजे उठाकर उसे गले लगाना चाहती थी। बच्चे भी उछल कूद कर रहे थे। वो वहां से चलती हुई ख्वाबगाह के दरवाजे तक आई। फिर उसने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। अपने शाहाना तर्ज के वसी व अरीज बिस्तर पर आकर लेट गई। परेशान होकर बोली, मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तुम्हारा इरादा क्या है? नेक इरादा है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम की नींद ले लेनी चाहिए। फरहाद, मैं खुशामद करने या गिड़गिड़ा कर फरियाद करने वाली नहीं हूँ, लेकिन मसलहतन एक समझौता करना चाहती हूँ। कैसा समझौता? तुम मेरी तन्हाई में जितनी दुश्मनी चाहो करो, लेकिन दूसरों की मौजूदगी में मेरे दिमाग के अंदर और मेरे महल के अंदर ना आओ। एक शर्त पर समझौता हो सकता है। मैं तुम्हारी कड़ी से कड़ी शर्त मान लूंगी। बोलो। बिल्कुल मामूली सी शर्त है।
गुरूर और संगदिली से बाज आ जाओ। मेरी अमारत और शान व शौकत के जो तकाजे हैं उन्हें मैं पूरा करती हूँ। तुम बुलंदो बाला दरख्त को तन कर खड़ा रहने से और समंदर की मूजो लहरों को चट्टानों से टकराने से मना नहीं कर सकते। इंसान हो या बेजान, कोई खिलाफ फितरत अपने वजूद को कायम नहीं रख सकता। इंसान इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है कि वो गुनाह और जराइम से बचने के लिए बाज़ फितरी तकाज़ों को मारता है। तुम फिर मुझे नसीहत कर रहे हो। मैं फिर भूल गया था कि दुम सीधी नहीं होती। मैंने उसकी आंखें बंद कर दी, उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाकर सुला दिया, फिर तनवीमी अमल शुरू किया। उसके ख़ाबीदा दिमाग को ट्रांस में लाकर पूरी तरह उसे अपनी मामूला बनाया। उसके बाद कहा, तुम मेरी मामूला हो, मेरे हर हुक्म की तामील करोगी। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारी मामूला हूँ, तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूँगी। तुम मेरे प्रोग्राम के मुताबिक आज रात पेरिस जाओगी। फ्लाइंग क्लब में एक जवान लड़की और 2 बॉडीगार्ड तुमसे मिलेंगे और तुम्हारे साथ पेरिस तक सफ़र करेंगे। फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर तुमसे अलग हो जाएंगे। तुम उनके मुताल्लिक कुछ दरियाफ्त नहीं करोगी। उसने मेरी बातें दोहराई, वादा किया किसी से कुछ दरियाफ्त नहीं करेगी। मैंने हुक्म दिया, तुम मुझे दुश्मन नहीं दोस्त समझोगी, मैं तुम्हें दुश्मन नहीं दोस्त समझूंगी। तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद मेरे तनवीमी अमल को भूल जाओगी, मेरी हर बात को बेचून और चरा तस्लीम करोगी और राज़ी खुशी मेरे तमाम अहकामात की तामील करोगी। उसने वादा किया किसी हील व हुज्जत के बगैर मेरी हर बात तस्लीम करेगी, किसी एतराज़ के बगैर मेरे अहकामात की तामील करेगी और तनवीमी नींद के बाद मेरे तनवीमी अमल को भूल जाएगी। मैंने उसे हुक्म दिया, 2 घंटे तक आराम से सोती रहो, उसके बाद तुम्हारी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी। मैंने थोड़ी देर उसके दिमाग में रहकर देखा, वो नींद में डूब गई थी। मैंने उसे कोड वर्ड्स समझा दिए थे। मैं उन कोड वर्ड्स के ज़रिए किसी वक्त भी उसके पास पहुंच सकता था। मैं दिमागी तौर पर होटल के कमरे में हाजिर हो गया। सोफे से उठकर बिस्तर पर आया, फिर आराम से लेट गया। मैं पिछली रात ख्यालखानी में मसरूफ़ रहा था। दिमाग पर बोझ और थकन महसूस कर रहा था। गुस्ल करने से थकन दूर हो सकती थी, दिमाग भी ताज़ा दम हो जाता। उसके बाद घंटे भर तक ख्यालखानी ना करता, तब भी कोई फ़र्क ना पड़ता। अभी सबसे अहम काम जोजो को पेरिस रवाना करना था। उसका इंतज़ाम हो चुका था। मैं 2 घंटे बाद भी पारस को उसकी रवानगी के मुतालिक बताता तो वो ऐन वक्त पर जोजो को लेकर फ्लाइंग क्लब पहुंच जाता। मैं बिस्तर पर खामोश पड़ा छत को तक रहा था और दिमाग को हर तरह की सोच से खाली रखने की कोशिश कर रहा था। ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि दिमाग एक लम्हे को भी सोच से खाली हो, लेकिन कोशिश करने से परेशान कुन ख्यालात से निजात मिल जाती है। यूं चुपचाप लेटे रहने के दौरान मुझे किंग फर्नांडो की भतीजी फरजाना और पारस दोम याद आ रहे थे। पारस दोम से आखिरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह करने और अच्छा खासा हंगामा बर्पा करने के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गया था। रसवंती ने कहा था, मेरे बेटे ने अपने बाप के बराबर कारनामा अंजाम दिया है। बाप ने एक मशीन तबाह की, बेटे ने दूसरी। अब मैं अपने बेटे और होने वाली बहू फरजाना को इदारे में बुला लूंगी। अब पता नहीं पारस दोम और फरजाना पेरिस पहुंच गए थे या अब तक न्यूयॉर्क में थे। मैं मालूम कर सकता था, लेकिन मैंने खुद को मजीद ख्यालखानी से बाज रखा। उसकी निगरानी और हिफाजत के लिए रसवंती काफ़ी थी। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो मुझे ज़रूर बुलाती। मैं उठकर बैठ गया। लेटे रहने से खामखा कोई रिश्ता और कोई दोस्ती याद आती और मैं ख्यालखानी पर मजबूर हो जाता। मैंने अटैची से अपना लिबास निकाला, वॉशरूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया, आईने के सामने खड़े होकर शेव की, फिर शावर खोलकर ठंडे पानी से जिस्मानी थकन उतरने लगा। मुझे बहुत लुत्फ आ रहा था। मैं देर तक पानी में भीगता रहा। फिर अचानक ही मैंने गैर मामूली सी बात महसूस की। ये बात शावर बंद करने के बाद महसूस हुई थी। मैंने तेजी से बाथरूम की 4 दीवारी पर नजरें दौड़ाईं। कुछ अजीब सी बू महसूस हो रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। उसके निचले हिस्से से सफ़ेद रंग का धुआं अंदर आ रहा था। मैं लपक कर दरवाजे पर आया, उसके हैंडल को घुमाकर खोलना चाहा। पता चला उसे बाहर से बंद कर दिया गया है। दुश्मन मुझे पहचान गए थे और जजीरे में ये उनकी तरफ से पहला जानलेवा हमला था। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से घूंसे मारे, होंठों को सख्ती से बंद रखा, सांस भी रोक ली, वरना वो जहरीला धुआं अब तक मेरे फेफड़ों तक पहुंच चुका होता। दरवाजे पर लात और घूंसे मारना हिमाकत थी। उन्होंने उसे खोलने और मुझ पर रहम खाने के लिए बंद नहीं किया था। मैं पीछे हटकर बाथरूम की एक एक चीज़ को सहारे के लिए देख रहा था। वहां ऐसी कोई मजबूत चीज़ नहीं थी जिससे दरवाजे को तोड़ा जा सकता। बदकिस्मती से रोशनदान भी नहीं था। अगर होता तो रोशनदान से मुंह लगाकर बाहर की ताज़ा हवा में सांस लेता।
मुझ पर बुरा वक्त आ गया था और ये मेरा आखिरी वक्त भी हो सकता था। मुझे चारों तरफ से बंद कर दिया गया था। फरार का रास्ता नहीं था। मुझे मारने के लिए ऐसा मंसूबा बनाया गया था कि मैं दम नहीं मार सकता था, यानी सांस भी नहीं ले सकता था। सांस लेता तो जहरीली गैस मार डालती, लेकिन मैं कितनी देर तक सांस रोक सकता था? तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके थे। मजीद 2 मिनट तक जहरीली गैस को अपने फेफड़ों तक पहुंचने से रोक सकता था। उसके बाद अगर मुझे चंद सेकंड तक सांस लेने का मौका मिलता तो मैं फिर 2-4 मिनट तक सांस रोक सकता था, लेकिन बाथरूम में हर तरफ गैस फैल रही थी। अचानक एक तदबीर समझ में आई। मैंने लपक कर शावर को पूरी तरह खोल दिया। पानी मूसलाधार बारिश की तरह मुझ पर गिरने लगा। मैंने होले से सांस ली तो जहरीली गैस महसूस नहीं हुई। ये पानी और गैस की तकरार को समझने की बात है। गैस मेरी तरफ आ रही थी, मगर पानी की तेज बौछार से टकराकर मुंतशिर हो रही थी। उस हद में नहीं पहुंच रही थी जहां तक शावर का पानी मेरे अतराफ था। ऐसे में मुझे सांस लेने का मौका मिल रहा था। वो गैस यकीनन पानी में हल होकर अपना रास्ता बनाकर मुझ तक पहुंच सकती थी, लेकिन वो शावर का पानी था, ऊपर से नीचे जा रहा था। उधर वो गैस पानी में रास्ता बनाती थी और वो पानी नीचे चला जाता था और मेरे चेहरे तक दूसरा ताज़ा पानी पहुंचने लगता था। अब मुझे इतनी मोहलत मिल रही थी कि मैं ख्यालखानी कर सकूं, होटल के मैनेजर और मुलाजिमों के दिमागों में पहुंचकर उन्हें दौड़ाता हुआ कमरे में ला सकूं, मैनेजर के जरिए कानून के मुहाफिजों को तलब कर सकूं। मैं वॉशरूम का दरवाज़ा आसानी से खुलवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे खुद ही दुश्मनों से निपटने का यकीन हो गया था। मैंने सांस रोकी, शावर के नीचे से निकलकर दरवाजे के करीब आया। फिर ऐसी आवाज़ें निकालने लगा जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मेरी आवाज़ बतदरीज कम होती जा रही थी। मुझे उन्हें यकीन दिलाना था कि मेरी आवाज़ और मेरी सांस डूबती जा रही है। मैं वापस शावर के नीचे आकर सांस लेने लगा। दरवाजे की जानिब देखा। अब उसके निचले हिस्से से धुआं नहीं आ रहा था, लेकिन बाथरूम के अंदर बदस्तूर फैला हुआ था। दुश्मनों का यह हमला तकरीबन आधे घंटे से जारी था। उन्हें यकीन हो गया कि मैं दम तोड़ चुका हूं। शायद उन्हें मेरा मौजूदा रिकॉर्ड मालूम था कि मैं 5-6 मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोक सकता। मेरी नजरें दरवाजे के हैंडल पर थीं। जैसे ही उसमें हरकत हुई, मैं सांस रोककर गीले फर्श पर चारों शाने चित हो गया। दरवाजा खुला। यके बाद दीगरे 4 अफराद अंदर दाखिल हुए। उन्होंने गैस से महफूज रहने के लिए नाक और मुंह पर कपड़ा लिपेट रखा था। वो मेरे दोनों पांव पकड़कर घसीटते हुए कमरे में ले आए। बाथरूम को बंद कर दिया, खिड़कियां खोल दी, सीलिंग फैन को तेज रफ्तारी से ऑन रखा ताकि कमरे में थोड़ी सी भी गैस हो तो बाहर निकल जाए। वो मुझे देख रहे थे। मेरे दीदे फैलकर साकित हो गए थे। मैं उन्हें देख रहा था। उनमें से 2 के हाथ में साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर थे। एक रिवॉल्वर वाले ने कहा, यह तो मर चुका है। दूसरे ने कहा, मरने दो, ये तुम्हारा बाप तो नहीं है। बकवास मत करो, हमने इसे कत्ल करने का मुआवजा नहीं लिया है। तीसरे ने कहा, ठीक तो है, बॉस ने कहा था इसे बेहोश करके चेहरे को टटोला जाए। अगर ये मेकअप में हो तो मेकअप उतार कर इसकी असलियत मालूम की जाए। चौथे ने कहा, अब असलियत क्या मालूम करें, तुमने बाथरूम को आधे घंटे तक गैस चैम्बर बनाए रखा। ऐसे में शिकार बेहोश नहीं होता, मर जाता है। उसने मेरे करीब आकर घुटने टेक दिए, फिर झुककर मेरे सीने से कान लगाकर धड़कनों को महसूस करने लगा। मैंने कहा, क्यों सीने से लगकर मुर्दे का ईमान खराब करते हो। वो एकदम से उछलकर पीछे चला गया। रिवॉल्वर वालों ने फौरन ही तन कर हुक्म दिया, खबरदार, जहां हो वहीं पड़े रहो, जरा भी हरकत करोगे तो गोली चल जाएगी। मैंने लेटे ही लेटे पूछा, क्यों मजाक करते हो? बच्चों के खेलने का रिवॉल्वर दिखाकर डरा रहे हो? एक रिवॉल्वर वाले ने बिगड़ कर कहा, अबे इसे बच्चों का रिवॉल्वर कह रहा है? अभी ठाई से गोली चलेगी और हाय कहकर मर जाएगा। मैंने उठते हुए कहा, मैं अहमक नहीं हूं। पहले तुम लोगों ने मुझे डराने के लिए बाथरूम में मीठा मीठा सा धुआं छोड़ दिया। मैं तो सहम गया था, समझ रहा था शायद कोई जहरीला धुआं है, मगर वाह भाई वाह, जिंदगी में पहली बार मीठे धुएं का मजा भी चख लिया। वो एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे। एक ने पूछा, क्या वो बेहोश करने वाली गैस नहीं थी? मैंने पूछा, अरे अकल के अंधों, क्या मैं बेहोश हो गया था? दूसरे ने कहा, इसका मतलब है उस दुकानदार ने हमें धोखे से नकली गैस दे दी है। तीसरे ने कहा, हम दुकानदार से बाद में निपट लेंगे, मगर हमारे ये रिवॉल्वर असली हैं। मैं अभी देख कर बताता हूं ये असली हैं या नकली। मैंने ये कहते ही उसके दिमाग में पहुंचकर रिवॉल्वर को हाथ से उछाला। वो उछलकर मेरी तरफ आया। मैंने उसे कैच कर लिया, फिर दूसरे रिवॉल्वर वाले को निशाने पर रखते ही गोली चला दी। गोली उसके बाजू की हड्डी को तोड़ती हुई गुजर गई। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर मेरे कदमों में आ गया।
मैंने ताज्जुब से कहा, अरे ये तो असली है। कमाल है, इस्तेमाल करने के बाद असली और नकली का पता चलता है। वो अपने बाजू को थाम कर कर्रा रहा था। बाकी तीनों परेशान होकर मेरे हाथ में रिवॉल्वर को देख रहे थे। मैं उनसे सवालात करना चाहता था। उस जख्मी ने मुझे बेखबर समझकर छलांग लगाई। उसका दायां बाजू जख्मी था। उसने बाएं हाथ से रिवॉल्वर उठाना चाहा। मैंने बाएं बाजू पर गोली मारी। वो चीख मारकर उलट गया। वो तीनों सहम कर जरा दूर हो गए। मैंने फर्श पर उलटने वाले के बालों को मुट्ठी में जकड़कर बिठा दिया। फिर दूसरा रिवॉल्वर उसके सामने रखकर कहा, अब मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम ये रिवॉल्वर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एक सोफे पर आराम से बैठ गया। मेरे हाथ में रिवॉल्वर था। वो तीनों अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे और जिसके सामने रिवॉल्वर रखा हुआ था वो दोनों जख्मी बाजू हिला नहीं सकता था। तकलीफ से कर्राते हुए कह रहा था, मुझ पर रहम करो, मुझे तिब्बी इमदाद पहुंचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतनी जल्दी मरने की क्या जरूरत है? मुझे मारने आए हो, रिवॉल्वर सामने पड़ा है, उठाओ और मुझे गोली मार दो। उसने नजरें झुकाकर फर्श पर पड़े हुए रिवॉल्वर को बेबसी से देखा। ऐसी हालत में यह हकीकत वाज़ेह होती है कि इंसान को हथियार नहीं मारते, इंसानी हाथ मारते हैं। दुनिया जहां में हथियार बनते हैं, बनने दो। हथियार उठाने वाले हाथ तोड़ दो, कहीं से कोई गोली नहीं चलेगी। मैंने सोफे से उठकर अपना रिवॉल्वर भी उसके आगे डाल दिया। मेरे खाली हाथ होते ही वो तीनों दौड़ते हुए रिवॉल्वरों की तरफ आए। जो सबसे पहले उठाने के लिए झुका उसके मुंह पर लात पड़ी, दूसरे के पेट पर घूंसा और तीसरे की गर्दन पर कराटे का हाथ पड़ा। वो मार खाकर पीछे गए। मैंने कहा, हमारी गलती यह है कि हम हथियारों को गलत हाथों में पहुंचने देते हैं। मैं ये गलती नहीं करूंगा। वैसे तुम में से कोई रिवॉल्वर तक पहुंच सकता है तो पहुंच कर दिखाए। वो 10 मिनट तक लड़ते रहे, किसी ना किसी तरह रिवॉल्वरों तक पहुंचने की सरतोड़ कोशिशें करते रहे। आखिर थक हार कर हाँफने लगे। वो कमजोर नहीं थे, छटे हुए बदमाश थे, लेकिन लड़ने का हुनर नहीं जानते थे। अक्सर बदमाश सिर्फ धौंस जमाने का हुनर जानते हैं। उनमें से एक ने झुंझलाकर जख्मी साथी से कहा, अबे ओ काट के उल्लू, एक जगह बैठ गया है, दोनों हाथ जख्मी हैं तो क्या रिवॉल्वरों को पांव से ठोकर मारकर हमारे पास नहीं पहुंचा सकता? वो तकलीफ से कर्राते हुए बोला, अब बेशक मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा, मुझे शर्म आ रही है। तुम भी जरा सोचो, ये चाहता तो इन रिवॉल्वरों से हमें हलाक कर देता या फिर हमें निशाने पर रखकर पुलिस को तलब करता, लेकिन ये हम पर मेहरबान है, हमें तौबा का मौका दे रहा है। वो तीनों मुझे सोचती हुई नजरों से देखने लगे। मैं चाहता तो पहले ही ख्यालखानी के जरिए उन्हें सोचने या वहां से भाग जाने पर मजबूर कर देता, मगर अपने हाथ पांव का जंग छुड़ाना चाहता था, इसलिए थोड़ी सी वर्जिश कर ली। मैंने कहा, तुम लोग हथियार तक नहीं पहुंच सके, अब मैं तुम्हारी जेबों तक पहुंचकर बाकी कारतूस निकालूंगा। उन्होंने जल्दी से अपनी अपनी जेबों में हाथ डालकर कारतूस के साथ दूसरी चीजें भी निकालकर सामने डाल दी। तमाम जेबें खाली कर दी। मैंने तमाम कारतूस उठा लिए, दोनों रिवॉल्वर्स के चैम्बर भी खाली कर दिए। फिर वॉशरूम में आकर वो कारतूस कमोड में डालकर बहा दिए। कमरे में आकर अटैची खोली, उसमें से फर्स्ट एड का सामान निकालकर उसके दोनों बाजुओं के जख्म पर एक दवा स्प्रे की, जिससे खून बहना बंद हो गया। उसके बाद दोनों बाजुओं की मरहम पट्टी करने लगा। वो तीनों मेरे इस रवैये पर हैरान और परेशान थे। वो मुझे मार डालने या नुकसान पहुंचाने आए थे। इसके बरक्स में दोस्तों जैसा बर्ताव कर रहा था, जिसकी वो कभी तवक्को नहीं कर सकते थे। इस दौरान ख्यालखानी जारी थी। उनकी सोच ने बताया, एक शख्स ने टेलीफोन के जरिए मेरे मुताल्लिक सौदा किया था। उनसे कहा था कि वह होटल के कमरे में आकर किसी तरह मुझ पर काबू पाएंगे और मेरी असलियत मालूम करेंगे तो उन चारों को $2000 दिए जाएंगे। वो शख्स मेरे ही कमरे में फ़ोन करके उनसे मेरी असलियत पूछने वाला था। मैंने ये मालूम करने के बाद उनसे पूछा, तुम लोग किसके लिए काम कर रहे हो? उन्होंने सच सच बता दिया कि वो चारों उसे सूरत से नहीं पहचानते। फ़ोन पर सौदा हुआ था। फ़ोन करने वाले ने कहा था, अगर ये सौदा मंजूर है तो अपने मकान के बाहर जाओ, दरवाजे के पास फूलों का एक गमला है, उसके नीचे एक लिफाफा है, लिफाफे में पेशगी तौर पर $500 हैं। काम होने के बाद कामयाबी का यकीन हुआ तो मैं खुद होटल के इस कमरे में आऊँगा और तुम्हारा बाकी मुआवजा अदा करूँगा। मैंने उन्हें समझाया, अभी उसका फ़ोन आएगा, उससे कहना कि तुम्हारा शिकार गैस के जरिए बेहोश हो गया है। इससे पहले वो नीम बेहोशी में पारस और रसवंती का नाम बुड़बुड़ा रहा था। उसके चेहरे का मेकअप उतार दिया गया है, लेकिन हम मेकअप उतरने के बाद भी उसे पहचान नहीं सकते। पता नहीं ये कौन है। थोड़ी देर के बाद टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। उनमें से एक ने रिसीवर उठाया। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया।
दूसरी तरफ खामोशी थी। मैंने उसकी जबान से कहा, मैं कमरा नंबर 22 से बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं सुन रहा हूं। उसके चेहरे पर मेकअप था, हमने उतार दिया है। कौन है वो? हम चेहरे से उसे पहचान नहीं सकते, वो हमारे लिए अजनबी है। तुम लोगों ने उस पर किस तरह काबू पाया? वो बाथरूम के अंदर था। हमने दरवाजे को बाहर से बंद करके बेहोश करने वाली गैस छोड़ दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलकर देखा, उस पर नीम बेहोशी तारी थी। वो बुड़बुड़ा रहा था। बुड़बुड़ा रहा था? जल्दी बताओ, वो क्या बुड़बुड़ा रहा था? कुछ अच्छी तरह समझ नहीं आया, मगर 2 नाम ऐसे थे जो बार बार उसकी जबान पर आ रहे थे। वो कभी पारस कह रहा था और कभी रसवंती। दूसरी तरफ से खुश होकर कहा गया, शाबाश, वाकई तुम लोगों ने काम दिखाया है। क्या वो बेहोश है? जी हाँ, हमने उसे मजबूती से बांध रखा है। वेल डन, वेल डन, मैं अभी आ रहा हूं। राब्ता खत्म हो गया। मैं दूसरी तरफ से बोलने वाले के दिमाग में पहुंच सकता था, लेकिन वो सांस रोक लेता तो सारा खेल बिगड़ जाता। जब वो आ ही रहा था तो मुझे उसके पास जाने की क्या जरूरत थी? मैंने उन तीनों से कहा, अपने जख्मी साथी को उठाकर बाथरूम में ले जाओ। उस आने वाले को यहां कोई जख्मी नजर नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपने जख्मी साथी को बाथरूम में पहुंचा दिया। बाहर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने उनसे कहा, वो जैसे ही आएगा मैं बेहोश बनकर फर्श पर लेट जाऊंगा। तुम में से एक मेरे बाएं और दूसरा दाएं तरफ खड़ा रहेगा। फिर मैंने तीसरे से कहा, तुम कमरे से बाहर जाओ, दरवाजे के पास खड़े रहो। जब वो आए तो उसे रोक लेना और उसे अपनी शनाख्त कराने के लिए कहना। वो फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू का हवाला देगा। तुम कह सकते हो कि फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू कोई भी सुनकर यहाँ आ सकता है। गरज ये कि तुम थोड़ी देर उसे बातों में लगाने के बाद कमरे में ले आना। वो बाहर चला गया। मैं इसलिए आने वाले को थोड़ी देर बातों में लगाना चाहता था ताकि उसके साथ दूसरे आने वालों को भी समझ सकूं, हो सके तो उनके दिमागों में पहुंच सकूं। मैं सोफे पर बैठा हुआ था और बाहर खड़े हुए शख्स के दिमाग में था। उसने 2 आदमियों को अपनी तरफ आते देखा। उनमें से एक बेहतरीन सूट पहने हुए था, आंखों पर सुनहरे फ्रेम की ऐनक थी। दूसरा पैंट और जैकेट में उसका बॉडीगार्ड हो सकता था। मैं सोफे से उठकर कालीन पर चारों शाने चित हो गया। सूट वाले ने मेरे मामूल के पास आकर हुक्म दिया, दरवाज़ा खोलो और अंदर चलो। मेरे मामूल ने पूछा, तुम कौन हो? वही हूं जिसने अभी फ़ोन पर गुफ्तगू की थी। वो मेरी हिदायत के मुताबिक उसे बातों में लगाता रहा। मैंने सोचा था ज़्यादा लोग आएंगे तो मुझे उनके दिमागों में पहुंचना होगा, लेकिन आने वाले सिर्फ 2 थे। मेरा मामूल मेरी मर्जी के मुताबिक दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर ले आया। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद वहीं खड़ा रहा ताकि किसी को फरार का रास्ता आसानी से ना मिले। मैंने फ़ोन पर बातें करने वाले शख्स के दिमाग में जगह बनाई। वो सूट पहने, ऐनक लगाए, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसका हाथ जेब में था और जेब में रिवॉल्वर था। उसे खतरे का एहसास हो गया था। उसने किराए के बदमाशों को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे फ़ोन पर बताया था इसका मेकअप उतारा गया है, लेकिन चेहरा तो वही है जो फ्लाइंग क्लब से यहाँ होटल तक हमारी नज़र में था। बॉडीगार्ड ने कहा, बॉस कुछ गड़बड़ है। वो बॉडीगार्ड रिवॉल्वर निकालकर बॉस के सामने ढाल बन गया। मैंने उसके दिमाग में छलांग लगाई। उसने सांस रोक ली, फिर जल्दी से सांस लेते हुए पूछा, यस, कोड वर्ड्स प्लीज। किसी को भी कोड वर्ड्स अदा करने में जितना वक्त लगता, उतने वक्त में मैंने उसके दिमाग को झटका पहुंचाया। उसके हलक से चीख निकली। पीछे खड़ा हुआ बॉस बहुत पहले ही खतरा महसूस कर चुका था। अपने बॉडीगार्ड को चीखते हुए उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटते देखकर उसने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकाला। मैंने बॉडीगार्ड को दूसरा दिमागी झटका पहुंचाकर उससे टकरा दिया। वो मेरा निशाना न ले सका, लड़खड़ा कर पीछे गया। मैं उसकी खोपड़ी में पहुंच गया। उसने रिवॉल्वर के चैम्बर से गोलियां निकालकर एक गुंडे को देते हुए कहा, इन्हें अपनी जेब में डाल लो। वो गुंडे मेरे ताबेदार थे। मैंने कहा, इसकी जेब से भी गोलियां निकाल कर रख लो। उसने मेरे हुक्म की तामील की। मैंने कालीन पर पड़े हुए रिवॉल्वर को उठाकर खाली किया। फिर बॉडीगार्ड को देखा। वो दोनों हाथों से सर थामे फर्श पर तोजानो हो गया था। मैंने कहा, तुम अपने बॉस की हिफाजत करने आए थे। तुम एक अच्छे फाइटर भी हो सकते हो, मगर मेरे पास तुम्हारी जंगी सलाहियतों को आजमाने का वक्त नहीं है, लिहाजा एक झटका और। वो तीसरे झटके पर चीखें मारता हुआ फर्श पर से उछला, फिर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसके बॉस ने मेरा निशाना लेकर बार बार ट्रैगर दबाया, फिर हैरानी से रिवॉल्वर को देखने लगा। उसे पता नहीं था कि किस तरह ख्यालखानी के जरिए रिवॉल्वर खाली हो चुका है। मैंने दूसरा रिवॉल्वर उसकी तरफ फेंका। उसने ताज्जुब से देखा, उसे जल्दी से उठाया, उसके चैम्बर को देखा, फिर झुंझलाकर वो उसे मेरे मुंह पर मारना चाहता था।
मैंने उसे उसी के मुंह पर मारने पर मजबूर किया। वो तकलीफ से कर्राने लगा। बॉडीगार्ड की बुरी हालत थी। वो फर्श पर पड़ा एक हाथ इनकार में हिलाकर कह रहा था, फॉर गॉड सेक, मुझे माफ कर दो, मुझे फौरन मार डालो, मेरा दिमाग फट रहा है, मैं ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, खुदा के लिए मेरे दिमाग में ना आना। अगर तुम सच बोलोगे तो नहीं आऊंगा। बताओ, तुम्हारे दिमाग में कौन आता है? तुम अभी किससे कोड वर्ड्स पूछ रहे थे? वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, एक गुमनाम शख्स है, वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता, जिसके भी दिमाग को अपने काबू में करता है, उससे अपनी मर्जी के मुताबिक जबरदस्ती काम करवाता है। मगर तुम तो सांस रोक लेते हो। उसने तुम पर कैसे जबर किया? वो मेरे बॉस को परेशान करता है। मैं अपने बॉस का वफादार हूं। उन्होंने हुक्म दिया कि मैं उस टेलीपैथी वाले को दिमाग में आने दिया करूं। उसने मेरे पास आकर कोड वर्ड्स मुकर्रर कर लिए ताकि तुम मेरे दिमाग में आकर धोखा न दे सको। मैंने उसके बॉस से पूछा, क्या तुम भी उसे गुमनाम शख्स कहोगे? वो अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए बोला, मैं कहूंगा तो यकीन नहीं आएगा। आप मेरी सोच पढ़कर मालूम कर सकते हैं। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। जबरदस्ती मेरी दौलत और मेरे जराए इस्तेमाल कर रहा है। वो उस जजीरे में मादाम सुल्ताना अफंदी के बाद दूसरा अरबपति सरमायादार था। उसका नाम करीम बेग था। उसे मुझसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। वो इतना बड़ा आदमी था कि कहीं भी जाता था तो उसके कदमों तले कालीन बिछाए जाते थे। वो नंगी जमीन पर कदम नहीं रखता था। ऐसा शख्स मेरे दुश्मन की ख्यालखानी से मजबूर होकर मुझे कत्ल करने होटल के कमरे में आया था। दुश्मनों को अब ये मालूम हो चुका था कि मैं होटल के इस कमरे में हूँ। ख्यालखानी करने वाला अजनबी होटल के बाहर बल्कि इस कमरे के बाहर मेरी मौत का सामान कर रहा होगा। पता नहीं कितने अनजाने लोग मेरी घात में होंगे। मैंने फौरन ही माइटी पाशा से राब्ता कायम करके उसे बताया कि मैं किस होटल के कमरे में हूँ। बाहर मेरे लिए खतरा है। अपने वफादारों के साथ होटल के बैरूनी दरवाजे से मेरे कमरे तक महाज बना लो। दुश्मनों को ताड़ने की कोशिश करो। मैं अभी फिर राब्ता कायम करूंगा। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, मिस्टर करीम बेग, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम और तुम्हारा बॉडीगार्ड दोनों ही बेकसूर हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम लोगों को यहां से जाने दूंगा तो वो कम वक्त फिर ख्यालखानी के जरिए तुम लोगों को मेरे खिलाफ इक़दामात करने पर मजबूर करेगा। करीम बेग ने कहा, मैं बुरी तरह फंस गया हूं। आपका दोस्त बन सकता हूं मगर वो बनने नहीं देगा। अगर चाहूं कि आपसे दुश्मनी ना करूं तो वो जबरन कराएगा। प्लीज मुझे किसी तरह उससे निजात दिलाइए। मैं अपने मामलात से निमटने के बाद तुम्हें निजात दिलाने की तदबीर सोचूंगा। आइंदा वो तुम्हें आला कार बनाए तो मैं तुम्हारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करूंगा। अब तुम लोग यहां से एक एक करके बाहर जाओ। मैं तन्हाई चाहता हूं। वो मेरा शुक्रिया अदा करके बॉडीगार्ड के साथ चला गया। वो तीनों वॉशरूम में गए, फिर अपने जख्मी साथी को सहारा देकर जाने लगे। मैंने $2000 दे के कहा, ये तुम आपस में बांट लो। वो मेरे हुस्न सुलूक से बेहद शर्मिंदा थे। सर झुकाकर चले गए। मैंने माइटी पाशा से राब्ता कायम किया। वो होटल के बाहर मौजूद था। उसने कहा, आप दूसरे वफादारों के पास पहुंच कर देखें, उन्होंने आपकी मर्जी के मुताबिक महाज बनाया है या नहीं। मैं उनके पास जा रहा हूं। याद रखो, आइंदा मैं दिमाग में आते ही कहूंगा, मिशन फॉर फरहाद। अगर ये कोड वर्ड्स अदा किया जाए तो फौरन सांस रोक लेना। मैंने दूसरे वफादारों के पास पहुंचकर ही यही कोड वर्ड्स मुकर्रर किए। उनमें से एक ने कहा, 2 शख्स होटल के बाहर काउंटर के करीब खड़े हैं। मुझे उन पर शुबा है। वो बार बार घड़ी देख रहे थे। मैं फौरन ही करीम बेग के दिमाग में पहुंचा जो उस शख्स का ताक़ुब कर रहा था। वो होटल के बाहर आकर कह रहा था, हेलो मिस्टर बेग, मैं वही टेलीपैथी का मास्टर हूं जो तुम्हारे दिमाग में आता हूं। अभी मैं उस आला कार की जबान से पूछ रहा हूं, तुम्हारे बॉडीगार्ड ने वहां जाकर क्यों नहीं देखा? वहां फराद का कोई और आदमी हो सकता है। करीम बेग ने कहा, जब तक हम फराद साहब के कमरे में रहे तुम यकीनन हमारे दिमागों में आते जाते रहे। तुम ख्यालखानी के जरिए किसी को भी बाथरूम में झांकने को भेज सकते थे। वो हंसते हुए बोला, मैं ये देखने में महव हो गया था कि फरहाद किस तरह मीठी बातें करके तुम्हारा दिल जीत रहा है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। तुम्हें ढील दूंगा तो तुम उसके कदमों में पहुंच जाओगे। मैं तुम दोनों से किसी के साथ ना दोस्ती चाहता हूं ना दुश्मनी। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। तुम पीछा छोड़ने की बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें मौत की सजा दूंगा। फरहाद आसानी से हाथ आ सकता था। उस कमरे से उसकी लाश निकल सकती थी, मगर तुम्हारी हिमाकतों के बायस वो मजीद कुछ देर जिंदा रहेगा। अगर तुम सजाए मौत से बचना चाहते हो तो उसे आज रात किसी तरह ठिकाने लगा दो, वरना कल सुबह तुम ठिकाने लग जाओगे।
वो जिस आलाकार की जबान से बोल रहा था, मैं उसके दिमाग में चुपचाप पहुंचकर मालूम कर रहा था कि उनके कितने आदमियों ने होटल का मुहासरा कर रखा है, किसके पास किस किस्म के हथियार हैं। मैंने एक वफादार को लिफ्ट के पास पहुंचा दिया। वहां मेरे 4 दुश्मन मौजूद थे। वो जानते थे कि मैं कमरे से निकलकर लिफ्ट के जरिए ही नीचे जाऊंगा। मेरे वफादार ने एक शख्स के पास जाकर सख्त लहजे में कहा, कमरा नंबर 210 से रूम सर्विस को कॉल किया जा रहा है। तुम कैसे वेटर हो, यहां बैठकर हट हरामी कर रहे हो? वो भड़क कर बोला, अबे वेटर होगा तेरा बाप, क्या मैं तुझे होटल का मुलाजिम दिखाई दे रहा हूं? मैंने बोलने वाले के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसकी सोच ने बताया कि वो चारों मुझे घेर कर पहले गोली मारने की कोशिश करेंगे। उनके ख्याल के मुताबिक अगर मैं बच गया और लिफ्ट से फरार होना चाहा तो वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते होते एक हैंड ग्रेनेड अंदर फेंक देंगे, जिसके नतीजे में वो लिफ्ट मेरी कब्र बन जाएगी। मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। दोबारा दरवाज़ा खोलना चाहूंगा तो बाहर से फायरिंग की जाएगी। उसके 3 साथियों ने मेरे वफादार को घूरते हुए अपने साथी से पूछा, क्या बात है? मेरे मामूल ने कहा, यह बॉस का एक अहम पैगाम लाया है, हमें अभी नीचे जाना होगा। फराज से निमटने के लिए दूसरे साथी ऊपर आ रहे हैं। उनमें से एक ने लिफ्ट का बटन दबाया। थोड़ी देर इंतजार किया। मैंने इतनी देर में रसवंती को बुलाकर एक शख्स के दिमाग में पहुंचाया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। वो चारों अंदर गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मेरे मामूल ने जेब से हैंड ग्रेनेड निकालकर दांतों से उसकी चाबी निकाली। एक ने चीख कर पूछा, ये क्या कर रहे हो? वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। रसवंती के मामूल ने उसके मुंह पर घूंसा मारा, फिर उसकी गर्दन दबोच कर लिफ्ट के गोशे में ले जाकर कहा, यहां फरहाद की नहीं तुम्हारी मुश्तरका कब्र बन रही है। मेरे मामूल ने हैंड ग्रेनेड को लिफ्ट के फर्श पर फेंक कर दूसरे साथी को दबोच लिया था। वो उसे दरवाजे के बटन तक पहुंचने से रोक रहा था। ये सब चंद सेकंड्स का खेल था। फिर जबरदस्त धमाका हुआ। मैं और रसवंती बाहर आ गए। होटल में जैसे क़यामत आ गई थी। औरतों, मर्दों, बच्चों और बूढ़ों की चीखें सुनाई दे रही थीं। सब अपने अपने कमरों से निकलकर भाग रहे थे। मैं भी अटैची लेकर बाहर आ गया। दुश्मनों ने खास जगह महाज बना रखा था। लिफ्ट के बाद मेरे फरार का रास्ता जीना हो सकता था। वहां वो रिवॉल्वरों और स्टेन गनों के साथ खड़े हुए थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि मेरे हुलिये से मिलता जुलता कोई भी शख्स सीने के रास्ते से आए तो उसे रोककर उसके चेहरे को टटोल कर देखें। मेकअप का जरा भी शुबा हो तो गोली मार दें। लेकिन अब जीने का रास्ता रोकने वाले उलझ कर रह गए थे। लिफ्ट में धमाके के सबब तमाम लोग जीने से दौड़ते हुए, छलांग लगाते हुए जल्द से जल्द बाहर निकल जाना चाहते थे। मुसाफिरों का रेला सैलाब की तरह रुकने में नहीं आ रहा था। भागने वाले एक दूसरे से टकरा रहे थे। मैं उनके दरमियान धक्के खाता हुआ आगे बढ़ता हुआ मुसल्ला अफराद को देखता जा रहा था। वो परेशान होकर मतलूबा शिकार को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। लोग ऐसे गुटमुट होकर तेजी से गुजर रहे थे कि उनकी नजरें कहीं ठहरने नहीं पाती थीं। मैं उनके सामने से गुजरकर होटल के बाहर आ गया। दुश्मन बाहर भी मौजूद थे। होटल का अमला मुसाफिरों को रोकने और समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब पर दहशत तारी थी। वो महफूज रहने के लिए होटल से बाहर बहुत दूर निकल जाना चाहते थे। एक औरत नन्हे से बच्चे को गोद में उठाए हुए थी। दूसरी बगल में तकरीबन 5 बरस की बच्ची को दबाए भाग रही थी। दूसरों से ठोकरें खा रही थी। मैंने एक बार उसे गिरने से बचाया। 5 बरस की बच्ची को खुद उठाया, दूसरे हाथ से औरत का हाथ पकड़ा, फिर उसे सहारा देकर चलने लगा। यूं मैं एक बीवी और 2 बच्चों वाला नजर आ रहा था। कोई मुझ पर शुबा नहीं कर सकता था। हम फुटपाथ पर दौड़ते हुए दूर तक गए, फिर एक टैक्सी में बैठ गए। मैंने पूछा, तुम कहाँ जाओगी? वो हाँकती हुई बोली, मैं नहीं जानती कहाँ जाना चाहिए। मेरा तमाम सामान होटल के कमरे में है। अगर सामान के साथ निकलने का मौका मिलता तो मैं अनकरा वापस चली जाती। खातून, आप फिक्र ना करें। मेरा ख्याल है वो इत्तेफाकिया धमाका था। अब ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ी देर बाद वापस जाएंगी तो तमाम सामान मिल जाएगा। मैंने टैक्सी रोकने के लिए कहा। खातून ने मेरा शुक्रिया अदा किया। इतनी देर में उसकी सोच ने बताया कि वो होटल के कमरे में भी अच्छी खासी रकम छोड़ आई है। मैंने उसे $1000 दिए। वो इनकार करने लगी। मैंने कहा, मैं होटल में आकर अपनी रकम वापस ले लूंगा, अभी आपको इसकी ज़रूरत है। उसने एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए रकम ले ली। मैं टैक्सी से उतर गया। मेरे सामने हद्दे नज़र तक नीलगो समंदर था। मैं सड़क छोड़कर साहिली रेत पर आ गया। फिर एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए माइटी, पाशा और दूसरे वफादारों को बारी बारी मुखातिब किया। उन्हें होटल से वापस आ जाने के लिए कहा। वो हैरान थे कि मैं किस तरह होटल से निकल गया। पाशा ने पूछा, जनाब आप हैं कहाँ? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे मिलने की हिमाकत ना करना। दुश्मन जानते हैं तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। वो तुम्हारा पीछा करते हुए मेरे पीछे पड़ जाएंगे।
मैं नहीं चाहता आइंदा उन्हें मेरा ठिकाना मालूम हो। जनाब, मैंने नोटों और हीरे जवाहरात से भरा हुआ अटैची देखा है। उसे ऐसी जगह छुपाया है कि कोई वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। क्या आइंदा भी आप मादाम की दौलत पर हाथ साफ करेंगे? मैं नहीं जानता आइंदा क्या होगा। फिलहाल वो नोटों और हीरे जवाहरात से भरा हुआ अटैची तुम्हारा है। उसकी ऊपर की सांस ऊपर रह गई। मैंने पूछा, हैरान क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था उस जजीरे को छोड़ने से पहले तुम्हें दौलतमंद बना दूंगा। बेशक आप जबान के धनी हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपके लिए क्या करूं। मेरे बच्चों की हिफाजत करते रहो, यही काफी है। बच्चे? जनाब, वो आपके बेटे और बहू तो चले गए। मैंने चौंक कर पूछा, क्या बकते हो? वो कहाँ गए और कब गए? मैं तो पहले ही आपको बताना चाहता था, लेकिन आप मुझसे राब्ता कायम नहीं कर रहे थे। जब राब्ता कायम किया तो आप खतरे में थे। हम सब कुछ भूलकर होटल की तरफ दौड़ पड़े। अब मौका मिल रहा है तो बता रहा हूं। पहले पारस साहब कहीं तन्हा गए थे, 2 घंटे बाद वापस आकर अपनी शरीक हयात को भी ले गए। हमारे 2 वफादार उनके पीछे फ्लाइंग क्लब तक गए थे। उनके बयान के मुताबिक वो हेलीकॉप्टर में कहीं गए हैं। आखिर वो जोजो को लेकर कहाँ चला गया? मैंने फौरन ख्यालखानी की छलांग लगाई। पारस के दिमाग में पहुंचते ही कोड वर्ड्स अदा किए। उसने सांस नहीं रोकी। वो जोजो को सहारा देता हुआ हेलीकॉप्टर से उतर रहा था। मैंने पूछा, तुम कहाँ गए हो? ये मगरबी इस्तंबुल है। ये तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? मैं यकीन से नहीं कह सकता। ये दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? जो जरूरतमंद या बेबस होते हैं वो आपका इंतजार करते हैं। मैं समझ गया था कि आपको सुल्ताना अफंदी से घंटों फुर्सत नहीं मिलेगी। एक के बाद एक मसला पेश आएगा। वहां से निकलेंगे तो आपको एक नई मुसीबत का दावतनामा मिलेगा। जब आपको मसाइब की तकरीबात अटेंड करने से फुर्सत मिलेगी तो हमारी तरफ तवज्जो देंगे। मैं तुम दोनों की हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम कर चुका था। तुम्हें शिकायत क्या है? आपने अपनी हिफाजत के लिए कभी वफादारों की फौज नहीं बनाई। ऐन वक्त पर 2-4 लोगों को आलाए कार बना लेते हैं। मैं क्या आपसे कम हूं? बेटे, तुम समझते क्यों नहीं? 1000 मसरूफियात के बावजूद मैंने जोजो को यहां से रवाना करने के इंतजामात कर लिए थे। तुमने दूसरों पर भरोसा करके खतरा मोल लिया है। मुझे बताओ, वो कौन लोग हैं? मुझे उनकी आवाजें सुनाओ। मैं उनके बारे में अच्छी तरह नहीं जानता। एक बार में उनसे दोस्ती हो गई। वहां एक काउंटर गर्ल ने मुझे शराब पेश की। मैंने इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर सब लोग कह कह लगाने लगे। एक ने कहा, इस हसीना के हाथ से एक जाम पीने के लिए इस बार में भीड़ लगी रहती है और तुम इनकार कर रहे हो। दूसरे ने हंसते हुए कहा, यह तो किसी मौलवी की औलाद है, भूल कर यहां आ गया है। वहां इस्तांबुल का एक अमीर कबीर शख्स बैठा हुआ था। वो अपनी जगह से उठकर मेरे काउंटर पर आ गया। मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, नौजवान, मेरा नाम एल्फ्रेड मोनोजो है। मैं इस्तांबुल से आया हूं। मैंने मुसाफा करते हुए कहा, मुझे अली तैमूर कहते हैं। मैं लंदन से आया हूं। तुम पीते नहीं, फिर यहां क्यों आए हो? आप बार की बात पूछ रहे हैं। मैं इस जजीरे में आकर पछता रहा हूं। यहां कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा हूं जहां कम से कम पीने वाला ना मिले। आप कहेंगे शराब खाने में सभी पीते हैं। मैं कहूंगा, नहीं साहब, जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो शराब खाने में आकर भी तौबा नहीं तोड़ते। मैं ऐसे ही मजबूत इरादा रखने वाले को तलाश कर रहा हूं। क्या यहां कोई मिला? जी हां, मिल गया। मैं ऐसे शख्स से जरूर मिलूंगा। कहाँ है वो? वो चारों तरफ देखने लगा। मैंने कहा, वो आपके सामने खड़ा है। उसने मुझे चौंक कर देखा, फिर जोरदार क़हक़हा लगाते हुए कहा, भाई कमाल कर दिया, मुझे उल्लू बना दिया। मैं भी कैसा अहमक हूं। आंखों से देख चुका था कि तुमने हसीना का जाम ठुकरा दिया, फिर भी पूछ रहा हूं कि वो मजबूत इरादे वाला कौन है। नॉनसेंस। तुम मुझे नॉनसेंस कहो। पीने के दौरान कोई सेंस में नहीं रहता। मुझे सिर्फ आपको नहीं, सबको नॉनसेंस कहना चाहिए। वाह, क्या बात से बात मारते हो, मजा आ गया। मुझे कंपनी दोगे? मैंने दोस्ती कर ली। बातों बातों में पता चला वो 2 घंटे बाद अपने हेलीकॉप्टर में पहले इस्तांबुल जाएगा, वहां से एक चार्टर्ड तैयारी में पहले पेरिस और फिर लंदन जाएगा। मैंने कहा, मैं अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता हूं। क्या हेलीकॉप्टर और तैयारे में हमारे लिए गुंजाइश होगी? तुम गुंजाइश की बात करते हो? मैं तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारूंगा, लेकिन जजीरे से बाहर जाने के सिलसिले में हमारे पास जरूरी कागजात और पासपोर्ट नहीं है। फिर यहां कैसे आए? यूं समझ लें आसमान से टपक गए। उसने हंसते हुए कहा,
बहुत से लोग समंदरी रास्ते से यहाँ छुप कर आते हैं। यहाँ से इस्तांबुल जाने के लिए सिर्फ एक फॉर्म पुर करना होगा। ये काम मैं कर दूंगा, लेकिन पासपोर्ट के बगैर इस्तांबुल से लंदन नहीं जा सकोगे। मैं वाइफ के साथ इस्तांबुल पहुंच जाऊंगा, यही काफ़ी है। वो राजी हो गया। मैंने 1 घंटे बाद फ्लाइंग क्लब पहुंचने का वादा किया और रुखसत हो गया। उसकी नज़रों से ओझल होने के बाद मैंने उसका ताक़ुब किया। उसने एक होटल में क़याम किया था। मैंने होटल के एक मुलाजिम को $100 दिए। उसने कहा, ये एल्फ्रेड मोनोज साहब बहुत अच्छे दिल वाला है। अपने एक सेक्रेटरी और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ आया है। जब भी जजीरे में आता है हमारे ही होटल में ठहरता है, शराब पीता है, खूब अय्याशी करता है, फिर चला जाता है। इस रिपोर्ट से पता चला वो अपनी ज़ात में मगन रहने वाला शख्स है। बहुत कम लोगों से मिलता है। जिससे खुश हो जाता है उसे हर तरह से खुश कर देता है। मैं जोजो के साथ फ्लाइंग क्लब पहुंचा। उसने जोजो को तारीफी नज़रों से देखा। मैं उसकी अय्याशी की रिपोर्ट पहले ही सुन चुका था, लेकिन अनजान बना हुआ था। वो हमें इस्तांबुल तक ले जाने के सिलसिले में कागजात मुकम्मल कर चुका था। वो वसी ज़राए का मालिक था। कानून के किसी मुहाफिज ने हमसे कोई सवाल नहीं किया। जब हेलीकॉप्टर परवास करने लगा तो उसने कहा, रात के 10 बज चुके हैं, हम आधे घंटे में इस्तांबुल पहुंच जाएंगे। मैं नहीं चाहता तुम इतनी हसीन बीवी के साथ किसी होटल में रहो। तुम मेरी शानदार कोठी में रहोगे, लेकिन आप तो चार्टर्ड तैयारे में पेरिस और लंदन जाने वाले थे। भाई, तुम दोनों की खातिर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कल तुम लोगों के जाली पासपोर्ट बनवाकर अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे साथ जहां जाओगे, जहां रहोगे, ऐश करोगे। बाय द वे, तुम्हारी वाइफ कुछ बोलती नहीं है? मैंने कहा, इतनी बड़ी दुनिया में एक औरत तो ऐसी रहने दीजिए जो बोलती ना हो। वो हंसते हुए बोला, तुम बहुत सी बातों को मजाक में टाल देते हो। आप मेरे मजाक पर गौर फरमाएं। क्या दुनिया में कोई ऐसी औरत होगी जो बोलती ना हो? कोई ऐसी औरत नहीं है। अगर होगी तो गूंगी होगी। अब आपको मेरा जवाब समझ में आया? उसने ताज्जुब से पूछा। ओह गॉड, इतनी हसीन लड़की और गूंगी? कुदरत ने इस पर जुल्म किया है। इससे भी ज्यादा जुल्म यह है कि मैं बीवी से मोहब्बत नहीं कर सकता, इसके करीब नहीं जा सकता। क्यों, ऐसी क्या बात है? इस पर जिन्नात का साया है। वो हंसते हुए बोला, ये फजूल सी बातें हैं। जिन्नात का कोई वजूद नहीं है। वजूद है, मैं साबित कर दूंगा। मैं तन्हाई में इसके पास जाऊंगा, आप छुप कर देखेंगे। इस पर आशिक होने वाला जिन मुझे उठा उठा कर पटकने लगेगा। मैं कैसे यकीन करूंगा? तुम खुद ही उछल उछल कर गिरोगे और किसी जिन को बदनाम करोगे। बात तो तब है कि वो जरा हिचकिचाया, फिर बोला, देखो, बुरा ना मानना, मैं सिर्फ जिन का वजूद मालूम करने के लिए तुम्हारी वाइफ के पास जाऊंगा। अगर वो मेरी पिटाई करेगा तो मान जाऊंगा। मैं इस पर गौर करूंगा। तुम्हारे घर पहुंचकर इसका फैसला होगा। पारस मुझे अपनी रुदात सुना रहा था। मैंने कहा, बेटे, जानबूझकर खतरा मोल लेना दानिशमंदी नहीं है। जब तुम जानते हो कि वो बला का यश है, तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है, तो उसकी कोठी में ना जाओ। वो तुम्हारे बाहर निकलने के तमाम रास्ते दरवाजे बंद कर देगा, या फिर मुझे वहां मौजूद रहने दो। मैं जिन बनकर उसकी खोपड़ी में आऊंगा। सॉरी पापा, आप सिर्फ हमारी खैरियत मालूम कर लिया करें, लेकिन मुझे टेलीपैथी का मोहताज न बनाएं। वो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद फ्लाइंग क्लब से बाहर आ गए थे। एक कीमती कार की पिछली सीट पर जोजो और पारस अपने मेजबान एल्फ्रेड के साथ बैठे हुए थे। मैं उसके दिमाग से निकल आया। मैं उसे खतरात में छोड़ नहीं सकता था। ये सोच लिया था कि उसकी कोठी पहुंचने के बाद चुपचाप एल्फ्रेड के दिमाग में पहुंच जाऊंगा और उस वक्त तक मुदाखलत नहीं करूंगा जब तक पानी सर से ऊंचा ना होने लगे। मैं साहिल की रेत पर बैठा हुआ था। समंदर के किनारे पीने पिलाने और अय्याशी करने वाले चांदनी रात से लुत्फ उठा रहे थे। पूरे चांद की रोशनी में समंदर की मुजोर लहरें बड़े जोश व खरोश में आती थीं, फिर साहिल पर दूर तक फैलती हुई सुस्त पड़कर वापस चली जाती थीं। कुदरत का ये तमाशा हमें सबक सिखाता है कि जो गुस्से और जोश में आता है वो जल्द ही अपनी तवानाई खो देता है। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ के तमाम होटल और किराए के कॉटेजों पर दुश्मन की नज़र होगी। मैं सिर्फ सुल्ताना के महल में पनाह ले सकता था। मैंने उसे समझा दिया था कि तनवीमी अमल के नतीजे में उसका दिमाग हसास रहेगा और वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेगी। सिर्फ मेरे कोड वर्ड्स सुनकर मुझे अपने दिमाग में जगा देगी। मैंने उसके पास पहुंचते ही कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, तुम्हारे दिमाग में बिन बुलाया मेहमान हूं। वो एक गहरी सांस लेकर बोली,
तुम कहाँ रह गए थे? मैं पेरिस जाने की तैयारी कर चुकी हूँ, महल से निकलने ही वाली हूँ। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम महल में रहो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ओह थैंक्स गॉड, मैं थकन महसूस कर रही थी, तुम्हारे हुक्म पर मजबूरन सफर करने वाली थी। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करती हूँ, तुमने सफर की सोबत से बचाया और मेरे मेहमान भी बन रहे हो। मैं अभी गाड़ी भेजती हूँ। बोलो कहाँ हो? यानी मैं खास मेहमान नहीं हूं तुम्हारा, कोई मुलाजिम मुझे लेने आएगा? वो जल्दी से बोली। ओह मुझसे गलती हो गई, दरअसल मैं अपने मिजाज से मजबूर हूं, खुद आगे बढ़कर किसी का इस्तकबाल करने में तौहीन महसूस करती हूं, मुझे मुआफ़ कर दो, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। किसी एक काबिल एतमाद बॉडीगार्ड के साथ आओ और उस बॉडीगार्ड की आवाज़ मुझे सुना दो। ये बात किसी को मालूम ना हो कि मैं साहिली रोशनी के मीनार के पास खड़ा हुआ हूं। वो महल से बाहर निकलने के लिए तैयार होने लगी। उसने फ़ोन के जरिए ख़ास बॉडीगार्ड से राब्ता कायम करके कहा, मैं अभी 5 मिनट बाद तुम्हारे साथ कहीं महल से बाहर जाऊंगी, कार गैराज से निकालो। उसने जवाब दिया, यस मादाम, अभी कार निकालता हूँ और उसे अच्छी तरह चेक करता हूँ। मैंने बॉडीगार्ड के दिमाग में पहुंचकर इत्मीनान हासिल कर लिया। मैं एल्फर्ड के पास पहुंच गया। वो जोजो और पारस के साथ खाने की मेज़ पर था। वो बराए नाम खा रहा था क्योंकि थोड़ी देर बाद पीना चाहता था ताकि सुरूर में रहकर किसी जिन का मुकाबला कर सके। मैं नहीं जानता था पारस ने इस सिलसिले में क्या सोच रखा है। वो मेरी मुदाखलत नहीं चाहता था, लिहाजा मैं उसे मुखातिब नहीं कर सकता था। वैसे मुझे इत्मीनान था, जो असल दुश्मन बन सकता है, मैं किसी वक्त भी उसका दिमाग दुरुस्त कर सकता था। मैंने सोचा महल में पहुंचकर इत्मीनान से एल्फर्ड के दिमाग में जाऊंगा। सुल्ताना आफंदी महल से निकल चुकी थी, कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। बॉडीगार्ड ड्राइव कर रहा था। मैंने पर्सनल सेक्रेटरी और सुल्ताना की खास मुलाजमा के ख्यालात पढ़े। सिर्फ खास मुलाजमा को मालूम था कि मैं आ रहा हूँ और रात का खाना उसकी मादाम के साथ खाने वाला हूँ। महल के जिन बॉडीगार्ड्स और जासूसों के दिमाग में पहले पहुंच चुका था, उनके दिमागों में पहुंचकर फिर इत्मीनान हासिल किया। वहां मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। जब वहां की मालिका मेरी ताबेदार थी तो उसका कोई मुलाजिम या मुसल्ला गार्ड भला मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने कार ड्राइव करने वाले की रहनुमाई की। उसने गाड़ी मेरे करीब लाकर रोक दी। अपनी सीट से उतरकर मेरे लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला, मेरे हाथ से अटैची लिया। मैं सुल्ताना के पास आकर बैठ गया। दरवाज़ा बंद हो गया। बॉडीगार्ड ने स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर कार आगे बढ़ा दी। वो मुझे खामोशी से तक रही थी। मैंने कहा, यह मेरा असली चेहरा नहीं है। उसने ज़रा दूर होकर पूछा, क्या मेरे पास तुम्हारा कोई आलाकार बैठा हुआ है? क्या तुम उसकी ज़बान से बोल रहे हो? मैं खुद तुम्हारे पास हूँ। महल में पहुंचकर इत्मीनान से मेकअप उतारूंगा। देखो फरहाद, मेरे स्टेटस का ख्याल करो, मैं किसी के साथ नहीं बैठती। सच बताओ, ये तुम ही हो ना? बेशक मैं हूं, यकीन कर लो। वो फिर करीब आ गई। उसने पूछा, क्या चांदनी में जजीरे की सैर करोगे? आज नहीं, आज दुश्मन शिकारी कुत्तों की तरह पीछे पड़े हुए हैं। मैं महल में पहुंचकर जरा इत्मीनान से वक्त गुजारना चाहता हूं। थोड़ी देर के बाद गाड़ी महल के अहाते में दाखिल हो गई। महल के दाखिली सदर दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गई। दूर तक नजर आने वाले तमाम मुलाजमीन और मुसल्ला गार्ड अलर्ट खड़े हुए थे। हमारे लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला गया। हम कार से उतरकर महल में दाखिल हो गए। सुल्ताना अफंदी ने मेरी हिदायत के मुताबिक हुक्म दिया, जब तक मेरे ये मेहमान महल में क़याम करेंगे तब तक किसी को महल में दाखिल होने की इजाज़त न दी जाए। मैं घोड़े और हीरे जवाहरात खरीदने के सिलसिले में भी किसी से मुलाकात नहीं करूंगी। कोई सरकारी अफसर भी यहाँ कदम नहीं रखेगा। अगर किसी तरह का कानूनी मसला दरपेश होगा तो मैं महल के बाहर मुतल्लिका अफसरान से मुलाकात करूंगी। उसने ज़रूरी अहकामात देकर पूछा, फरहाद तुम मुतमईन हो? हाँ, अब ये महल अंदर से देखना चाहता हूँ। मैंने रसवंती और आरमान को बुला लिया ताकि वो दोनों महल के चंद अफराद के लबो लहजे को याद रखें। मैं सुल्ताना के साथ महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर रहा था। जिस कनीज़ गुलाम या मुसल्ला गार्ड को ज़रूरी समझता था, उसके सामने रुककर 2 बातें करता था। वो जवाब में कुछ कहता था, मैं सुनकर आगे बढ़ जाता था। फिर मैं सुल्ताना के ख़ास रिहायशी हिस्से में पहुंच गया। आनी सलाखों वाली दीवार के पीछे चीते आज़ादी से घूम रहे थे। सुल्ताना को देखकर करीब आ गए थे। कोई उसके कदमों में लौट रहा था, कोई उसकी हथेली की पुश्त को चाट रहा था, लेकिन वो कमबख्त मुझे गुर्राती हुई निगाहों से देख रहे थे। रसवंती ने कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम महल के दूसरे हिस्से में नहीं रह सकते? मैंने यहाँ आने से पहले ही मालूम कर लिया था, तमाम शेरों के दांत निकाल लिए गए हैं
और तमाम नाखून तराश दिए गए हैं। ये पंजा मारकर मेरे जिस्म का गोश्त नहीं नोच सकते और ना ही मुझे मुंह में भरकर चबा सकते हैं। अलबत्ता मेरी मुखालफत में लड़ते वक्त भरपूर क़ुव्वत का मुजाहरा कर सकते हैं। ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अब तुम आराम करो, रात ज्यादा हो गई है। वो चली गई। मैं सुल्ताना के साथ उसकी शाहाना तर्ज की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा। उसका ख्याल था कि मैं जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत और महंगी ख्वाबगाह देख रहा हूं। वो फखरिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। इधर मैं एक एक चीज का जायजा ले रहा था और समझना चाहता था कि खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आया तो कितनी चीजों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे महल की एक एक चीज देखोगे और मालूम करोगे कि वो चीज किस मुल्क से आई है और किस तरह हासिल की गई है तो तमाम मालूमात हासिल करने में हफ्तों लग जाएंगे। फिलहाल भूख लग रही है। मैं चाहती हूं तुम जल्दी से मेकअप उतारो, गुस्ल करो, फिर हम ड्राइंग रूम में जाएंगे। मैं शाम को होटल में गुस्ल करना चाहता था। वहां बेहोश करने वाली गैस छोड़ दी गई थी। गुस्ल अधूरा रह गया था। मैंने अटैची से लिबास निकाला, फिर पूछा, कहाँ है गुस्ल खाना? वो कहने लगी, यहां मेरे सिंगार मेज पर मेकअप उतारने का सामान है और उधर गुस्ल खाना है। मैं तुम्हारा असली चेहरा देखने के लिए बेताब हूं। मैं सिंगार मेज के पास आया, आईने के सामने बैठकर मेकअप उतारने लगा। वो मुझे गौर से देख रही थी। मैंने पूछा, जो चेहरा तुम्हारे सामने आएगा उसे तुम फरहाद कैसे तस्लीम करोगी? उसने मेज की दराज से मेरी एक बड़े साइज की तस्वीर निकाली, फिर उसे दिखाते हुए कहा, ये तुम ही हो ना? मैंने हैरानी से पूछा, ये तस्वीर कहाँ से आई? तुम्हारी सोच ने बताया था कि आज तक तुमने मेरी तस्वीर भी नहीं देखी है, फिर ये कहाँ से आ गई? उसने कहा, ताज्जुब है, ये तुमने आज ही शाम भेजी थी? मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरा मेकअप उतर चुका था। ये नया मामला मुझे परेशान कर रहा था। मैंने पूछा, किसने तुम्हें तस्वीर लाकर दी? मेरी खास मुलाजमा लाई थी। मैंने मुलाजमा के दिमाग में छलांग लगाई। उसकी सोच ने बताया, महल के इहाते के मेन गेट पर चेक पोस्ट है। वहां मुसल्ला गार्ड आने जाने वालों को चेक करते हैं। जो सामान महल में आता है उसे भी अच्छी तरह देखने के बाद महल के अंदर जाने देते हैं। किसी ने मेरी तस्वीर भी ये कहकर दी थी कि इसे फराज साहब ने मादाम के लिए भेजा है। चूंकि एक तस्वीर से किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसे मादाम तक पहुंचा दिया गया था। सवाल ये पैदा होता था, किसने मेरी तस्वीर सुल्ताना के पास क्यों भेजी? क्या इसलिए कि मेकअप उतारने के बाद सुल्ताना मेरा असली रूप देख ले? लेकिन उसके देख लेने से किसी दूसरे का क्या भला होगा? इसका जवाब मुश्किल नहीं था। अगर टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन को सुल्ताना के दिमाग में जगह मिल जाती तो उसे यकीन हो जाता कि फरहाद महल में है, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। मैंने तनवीमी अमल के जरिए सुल्ताना के दिमाग को लॉक कर दिया था। मखसूस कोड वर्ड्स के जरिए मैं ही उसके दिमाग में जा सकता था। फिर भी मैंने सुल्ताना को सवालिया नजरों से देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और आता है? नहीं, और कौन आ सकता है? मैं तो बेख्तियार सांस रोकने लगी हूं। जब तुम कोड वर्ड सुनाते हो तो मैं तुमसे बोलने लगती हूं। मुझे उसकी तरफ से इत्मीनान हुआ, लेकिन वो ख्याल खानी करने वाला शख्स कोई चाल चल रहा था और वो चाल अभी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, सुल्ताना, मैं खतरा महसूस कर रहा हूं। तुम मोहतात रहो। अपने अंदर कोई भी गैर मामूली बात महसूस करो तो मुझे फौरन आगाह करो। वो एक कुर्सी पर बैठकर साकित हो गई थी। एक समत खला में तक रही थी। मुझे नहीं देख रही थी, शायद मेरी बात भी नहीं सुन रही थी। मैंने आवाज दी, सुल्ताना, तुम खामोश क्यों हो? उसने जवाब नहीं दिया, बदस्तूर सकते के आलम में रही। मैंने करीब आकर झुकते हुए उसकी आंखों में देखा, फिर देखते देखते उसके दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक ली। मुझे कोड वर्ड्स अदा करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने देखा, जरा देर बाद वो सांस ले रही थी। इस बार मैंने उसकी आवाज और लबो लहजे का सहारा लिया, ख्यालखानी की परवाज की, फिर भी बात न बनी। उसने सांस रोक ली। मैंने उसके दोनों बाजुओं को थाम लिया, फिर झंझोड़ते हुए पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे दिमाग में आने दो। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं और जबान से कोड वर्ड सुना रहा हूं। देखो, मैं इन्हीं कोड वर्ड्स के साथ दिमाग में आ रहा हूं। प्लीज सांस ना रोकना। मैंने ख्यालखानी की परवाज की। कमबख्त ने फिर सांस रोक ली। इस बार उसने कहका लगाया, फिर बेतहाशा कहके लगाती चली गई। उसने एक झटके से अपने बाजू छुड़ा लिए। कुर्सी से उठकर बदस्तूर हंसती हुई मुझसे जरा दूर हो गई। फिर मेरी तरफ उंगली उठाई, जैसे मैं कोई अजूबा हूं जिसे देखकर हंसी आ रही हो। ये उसके लिए हंसने का और मेरे लिए खैर मनाने का मकाम था। वो बात जो मैंने कभी सोची नहीं थी।
अब होने वाली थी। वो कहका लगाती हुई जरा और दूर हो गई, फिर बोली, तुमने हालात की मुनासबत से निहायत मौजू कोड वर्ड्स का इंतखाब किया था। वाकई तुम बिन बुलाए मेहमान हो। उमूमन ऐसे मेहमानों का अंजाम शर्मनाक होता है, लेकिन तुम्हारे अंजाम की रुदात कोई नहीं लिख सकेगा, क्योंकि यहां कोई देखने वाला नहीं है। साफ समझ में आ गया, बाजी पलट गई थी। वो मेरे तनवीमी अमल के जेर असर नहीं थी, और ये शायद हैरानी की बात थी। मगर हैरानी क्यों? क्या अब से पहले ऐसा नहीं हुआ? अभी कुछ अरसा पहले की बात है, जब शीबा जिंदा थी। आखिरी बार आमिल उसे ट्रांस में लाकर मामूला बनाना चाहता था। मैंने और रसवंती ने शीबा के दिमाग को गिरफ्त में ले लिया था। रसवंती उसकी जबान से मामूला बनकर बोलती रही थी, और आमिल इस खुशफहमी में था कि तनवीमी अमल कामयाब हो रहा है। इसी तरह मैंने सुल्ताना अफंदी को ट्रांस में लाकर उसे मामूला बनाया था। क्या वाकई वो मेरी मामूला बन गई थी, या उस ख्याल खानी करने वाले शख्स ने चुपचाप सुल्ताना के दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, उसकी जबान से खुद मामूला बनकर बोलता रहा था, और यूं मुझे खुशफहमी में अब तक मुब्तला रखा था। ऐसी ही कोई बात थी जिसकी वजाहत होने वाली थी। मादाम सुल्ताना अफंदी के कहकहे रुक गए थे, उसके तेवर बदल गए थे। वो हिकारत से कह रही थी, तूने महल में मेरे गुलामों के सामने मेरी तौहीन की, मुझे कुतिया कहा। अब देख तेरा अंजाम क्या होता है। तू कुत्ते की मौत मरेगा। टाइगर! उसकी आवाज सुनते ही ख्वाबगाह के बाहर से नर और मादा के गुर्राने की आवाज सुनाई थी। वहां से फरार का कोई रास्ता नहीं था। ख्वाबगाह के बाहर आनी सलाखों वाली दीवारें थीं। सुल्ताना का दिमाग मेरे बस में नहीं था, और खूंखार दरिंदे टेलीपैथी से जेर होने वाले नहीं थे। अगरचे उनके दांत और नाखून नहीं थे, लेकिन वो बेपनाह ताकतवर थे। मुझसे घंटों लड़ सकते थे। मुझे इस हद तक जख्मी कर देते कि जिस्मानी और दिमागी कमजोरी के बाइस में सांस रोकने के काबिल नहीं रहता, और वो ख्यालखानी करने वाला मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालता। सुल्ताना ने गुर्राते हुए हुक्म दिया, टाइगर कम ऑन, आज मैं देखना चाहती हूं ये शहज़ोर कितने घंटों तक तुम्हारा मुकाबला करता रहेगा। कम ऑन। फिर जैसे जलजला सा आ गया। नर और मादा के धाड़ने के साथ ही ख्वाबगाह का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। दोनों ही ने दरवाजे पर से मुझ पर छलांग लगाई। दरिंदे अपने शिकार पर झपटना जानते हैं, और वो झपट रहे थे। मैं कोई बेजान मुजस्मा नहीं था कि जहां खड़ा हुआ था वहीं खड़ा रह जाता। वैसे अक्सर हालात में जानदार लोग बेजान बुत बनकर रह जाते हैं, अपनी जगह से हिल नहीं पाते। ऐसा तब होता है जब बदहवासी तारी होती है, दिमाग काम नहीं करता, हाजिर दिमागी जवाब दे देती है। लेकिन जो लोग जहानत को तेज तर करने और हाजिर दिमागी से काम लेने की बाकायदा तरबियत हासिल करते हैं, या मेरी तरह हालात के मुताबिक दिन रात हाजिर दिमाग रहते हैं, वो खतरनाक लम्हात में पलक झपकते ही अपने बचाव की तदबीर कर लेते हैं। इंसान का दिमाग एक पल में तदबीर भी सोच लेता है और उस पर अमल भी कर लेता है। दोनों खूंखार दरिंदों ने दरवाजे पर से ही मुझ पर छलांग लगाई थी। बेख्तियार मैंने भी छलांग लगाई। वो मेरी तरफ आए, मैं सुल्ताना की तरफ किया। सुल्ताना कम चालाक नहीं थी। जहां मैं पहुंचा वहां से उछलकर दूर चली गई। शेरों को मेरी तरफ पलटकर आने में जरा वक्त लगा। मैं फजा में उछला, फजा में कलाबाजी खाई, फिर सुल्ताना के सर पर से होता हुआ पीछे आकर उसकी गर्दन दबोच ली। मुझ पर हमला करने वाले दरिंदे रुक गए। पोजीशन बदलकर अपनी मालिका के पीछे आना चाहते थे। आगे से हमला करते तो मालिका को नुकसान पहुंचता। मैंने कहा, सुल्ताना, मुझे नादान ना समझो। मैंने महल में कदम रखने से पहले अपने बचाव की तदाबीर कर ली थी। ये दरिंदे तुम्हें बहुत अजीज हैं। फैसला करो, इन्हें जिंदा रहना चाहिए या अभी मेरे हाथों मर जाना चाहिए। वो हिकारत से बोली, तुम्हारे हाथ फौलाद के नहीं हैं और ये शेर मिट्टी के नहीं हैं। जाओ इनकी खुराक बनो। उसने ये कहते ही धोबी पाट वाला देसी दाव आजमाया। मैं भूल गया था कि वो बाज औकात मूड में आकर शेरों से लड़ती है, उनके साथ हंसती खेलती है। शेरों के साथ खेल ही खेल में लड़ने के लिए भी जिस्मानी कुव्वत लाजमी है। उसने पूरी कुव्वत से मुझे उछाला। मैं उसके कंधों पर से होता हुआ सामने आकर फर्श पर चारों शाने चित हो गया। एक लम्हे की ताखीर मेरी मौत का सबब बन सकती थी। मैंने फर्श पर चित होते ही उल्टी कलाबाजी खाई। नर और मादा एक साथ मेरी तरफ लपके। मैं फर्श पर सर के बल उल्टा खड़ा हुआ। सुल्ताना की गर्दन पर दोनों पांव की कैंची बनाई, फिर उसे ऊपर गिरा लिया। दरिंदे जो मुझ पर आ रहे थे वो सुल्ताना पर आए, क्योंकि वो ऊपर थी और मैं नीचे। उसके हलक से चीख निकली। उसके पालतू दरिंदे फौरन पीछे हट गए। बड़े वफादार जानवर थे। सुल्ताना मेरी गिरफ्त से निकलना चाहती थी। उसकी गर्दन मेरी टांगों में फंसी हुई थी
और उसकी टांगे मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त में थीं। मैं उसे गिरफ्त में लिए फर्श पर लुढ़कता हुआ पलंग के पास आया, फिर उसे शेरों की तरफ उछालकर पलंग के नीचे चला गया। वो दोनों दहाड़ते हुए आए। वो जिसामत के लिहाज से इतने कदावर थे कि पलंग के नीचे घुस नहीं सकते थे। मैं लेटकर सरकता हुआ अंदर गया था, इसके बावजूद फंस रहा था। बड़ी मुश्किल से सर को दाएं बाएं घुमाकर देख रहा था। मादा बाएं तरफ से और नर दाएं तरफ से अपना सर झुकाकर देख रहे थे। मुझ तक पहुंच नहीं सकते थे। पलंग के पाए फर्श में गड़े हुए थे, अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। इस पलंग को तोड़ा जा सकता था, लेकिन हटाया नहीं जा सकता था। जिन महलों में ऐसे पलंग होते हैं, उनके नीचे तहखाने या चोर रास्ता लाजमी होता है। मैं बहुत पहले ही सुल्ताना के दिमागी तहखाने में पहुंचकर बहुत कुछ मालूम कर चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसके दिमाग में पहुंचने के बाद कहां कहां तक पहुंच चुका हूं। वो मुझे पलंग के नीचे देखकर पिंजरे में फड़फड़ाता हुआ शिकार समझकर कहके लगा रही थी और कह रही थी, ऐसे वक्त तुम्हारी वीडियो फिल्म तैयार होनी चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए। देखो दुनिया वालों, ये फराद अली तैमूर है, टेलीपैथी की दुनिया का बेताज बादशाह है, मगर एक चूहे की तरह पलंग के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन कब तक छुपा रहेगा? मेरे दोनों टाइगर पलंग के दोनों तरफ हैं। ये सारी रात, सारा दिन और सारी जिंदगी इसकी ताक में बैठे रहेंगे। पलंग के नीचे हिस्से में एक कील थी। यूं लगता था जैसे किसी वजह से वो कील वहां ठोक कर छोड़ दी गई हो। मैंने उस कील को खींचा। यकबारगी गड़गड़ाहट की आवाज हुई। मैं जहां लेटा हुआ था वहां का फर्श नीचे धंसने लगा। सुल्ताना के कहकहे रुक गए थे। वो चीख कर कह रही थी, नहीं, मैं तुम्हें फरार होने नहीं दूंगी। वो चीखती हुई एक टाइगर के पास आई, फिर फर्श पर औंधी लेटकर पलंग के नीचे देखने लगी। मैं लेटे ही लेटे जहां पहुंचा वहां एक बड़ा सा कमरा था। दीवारों पर बनी हुई अलमारियों में तरह तरह के हथियार रखे हुए थे। मैंने एक राइफल ली, उसे लोड किया। उस दीवार के स्विच बोर्ड पर कई बटन थे। उनमें से एक बटन को दबाने से फर्श का वो हिस्सा ऊपर अपनी जगह चला जाता था जिस पर मैं लेटकर तहखाने में पहुंचा था। मैंने उस बटन को दबाया, फिर जल्दी से वहां आकर लेट गया। फिर गड़गड़ाहट की आवाज उभरी। मैं लेटे ही लेटे फिर पलंग के नीचे पहुंच गया। वो नर और मादा अपनी ड्यूटी पर थे, पलंग के दोनों तरफ से झांक रहे थे। सुल्ताना नजर नहीं आई, उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने ठाई से गोली चला दी। एक दरिंदा हुर्राता हुआ फर्श पर से उछला, फिर फर्श पर आकर ठंडा पड़ गया। सुल्ताना के हलक से चीख निकली, नहीं नहीं, तुम मेरे वफादारों को नहीं मार सकते। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगी, तुम्हें जिंदा जला दूंगी। ठाई की दूसरी आवाज गूंजी। दूसरा दरिंदा भी ठंडा पड़ गया। मैंने पलंग के नीचे से झांक कर कहा, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी, ये मेरे हाथों मर जाएंगे। और तुमने कहा था ये मिट्टी के शेर नहीं है। देख लो, ये मिट्टी हो गए। मैं पलंग के नीचे से सरकता हुआ बाहर आ गया। वो गुस्से से गहरी गहरी सांसें ले रही थी, मुट्ठियां भींच कर कह रही थी, तुम दो को मारकर यह ना समझना कि मेरे तमाम दरिंदों पर काबू पालोगे। तहखाने से सुरंग का जो रास्ता दूसरी तरफ निकलता है, वहां से मेरे वफादार आ रहे हैं। दूसरी बार तुम तहखाने में जाकर वापस नहीं आ सकोगे और ना ही दूसरा हथियार हासिल कर सकोगे। तुम मेरी फिक्र ना करो, फिलहाल इत्मीनान है। तुम्हारी रिहाइशगाह के इस खास हिस्से में अब शेरों के सिर्फ बच्चे रह गए हैं। मैं तुम्हें महल के पिछले हिस्से से कुत्तों की फौज बुलाने की मोहलत नहीं दूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या गोली मार दोगे? मैं कुत्ते को गोली मारता हूं और कुतिया को भौंकने के लिए छोड़ देता हूं।